बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं जुगन काजिम और आज आप सब के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव और इम्पॉर्टेंट मैसेज लेके आई हूं और वो ये है कि खुदा का वास्ता है अपने लाइफस्टाइल्स को हेल्दी बनाएं। अब आप कहेंगे कि क्या मतलब, कैसे हेल्दी बनाएं? खाते भी हैं, सोते भी हैं, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लेते हैं, हिलजुल लेते हैं, इतनी क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि व्यूअर्स, आजकल पूरी दुनिया में और स्पेशली पाकिस्तान में मोटापे का एक तो एलिमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। और मोटापा सिर्फ ये नहीं कि आप अपने नॉर्मल वेट से 4-5 किलो ज़्यादा हैं, बल्कि ओबेसिटी जो एक्चुअली एक बीमारी कंसिडर की जाती है वो जो है बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो गई है। और पाकिस्तान में बच्चों और बड़ों में दोनों में ये बहुत ज़्यादा पाई जा रही है। उसके साथ एक और बहुत बड़ा इशू है, दिल के प्रॉब्लम्स, हार्ट डिजीज़ बहुत कॉमन हो गई है, टाइप 2 डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। हर किस्म की मेडिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। और व्यूअर्स, मेडिकल प्रॉब्लम एवं ही नहीं होती, या तो हम जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड होते हैं, यानी कि हमारी मतलब ये मौरूसी होती है, यानी कि पेरेंट्स की साइड से या हमारी फैमिली के अंदर उसका कोई इशू चल रहा होता है। लेकिन लेटेस्ट स्टेज पे ज़्यादातर प्रॉब्लम्स जो हमें होती हैं, ज़्यादातर वो हमारी अपनी कोताहियों की वजह से होती हैं, हमारा अपना ख्याल ना रखने की वजह से। मुझे पता है कि बहुत सी इस वक्त जो ख़वातीन देख रही होंगी और जो वर्किंग मेन हैं वो भी, और वर्किंग विमेन भी, ये सोच रहे होंगे कि भाई हमारे पास सांस लेने का टाइम नहीं होता तो हम अपने हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ कैसे जाएं। लेकिन व्यूअर्स, अगर जान ही नहीं रहेगी तो फिर क्या फ़ायदा? जब 16-16, 17-17 साल के बच्चों को हार्ट अटैक होता है, या पता चलता है कि 24-25 साल की बच्ची को डायबिटीज़ हो गई या ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ हो गए, तो ये एक हैरानकुन बात भी होती है और एट द सेम टाइम ये बहुत अपसेटिंग बात होती है। बिकॉज हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। थोड़ी सी अपनी डाइट में हमें मॉडिफिकेशन करनी होती है, थोड़ा सा हमने अपनी ज़िंदगी में चहलकदमी यानी कि एक्सरसाइज को इनकॉर्पोरेट करना होता है, नींद पूरी करनी होती है और एक सर्टेन मिकदार का पानी ज़रूर पीना होता है। और कोशिश करनी चाहिए कि उन चीज़ों से इज्तनाब करें जो हमारी सेहत के लिए बुरी हैं, जैसे कि तंबाकू नोशी बहुत ही डेंजरस भी है और उससे हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उससे लंग रिलेटेड बहुत से मसाइल हो जाते हैं। और व्यूअर्स, ये कोई इतना टफ काम नहीं है। अगर मेरे जैसा बंदा विद वर्किंग लाइफस्टाइल, उसके अलावा घर पे भी 100 काम होते हैं, बच्चे, फैमिली, सब चीज़ों के साथ, अगर मैं दिन में एक्सरसाइज का वक्त निकाल लेती हूँ और अपनी डाइट को थोड़ा मैनेज कर लेती हूँ। अब जैसे कि आज व्यूअर्स, मुझे पता था कि घर में जो है वो सालन और ग्रेवीज़ ही बन रहे थे और कोई डाइट से रिलेटेड चीज़ नहीं बननी थी, तो मैंने अपने लिए दाल एक बॉक्स में डाल ली और उसके साथ मैंने सैलेड रख लिया। अब लंच टाइम पे, चाहे मैं इधर ऑफिस में ही हूँ या मैं कहीं और होंगी, तो मेरे पास मेरी दाल और मेरा सैलेड होगा और ये मेरा लंच होगा। अब उसके साथ अगर मैं रोटी भी खाती हूँ, चावल भी उसमें इनकॉर्पोरेट करती हूँ, तो फिर मैं कार्ब कंटेंट बढ़ा देती हूँ। और कार्ब्स आप ज़रूर लें अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज कर रहे हैं और अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल वेट लूज़ नहीं करना। अगर आपने अपने वेट को मेंटेन करना है तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर चावल खाने हैं तो उबले हुए चावल, उबले हुए जब उबल चुके हैं उसके बाद 1 कप अगर आप इस्तेमाल करें तो वो फिर भी मुनासिब है। लेकिन लोग क्या करते हैं कि एक प्लेट के अंदर पूरी एक ढेरी चावलों की लगाते हैं, उसके ऊपर फिर सालन डालते हैं, उसके ऊपर फिर और लवाजमात डालते हैं। व्यूअर्स, थोड़ा सा बैलेंस के साथ अगर हम अपनी ज़िंदगी को जिएंगे तो ना सिर्फ हम अपने आप को एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लेके जाएंगे, बल्कि हमारा वेट भी रिड्यूस हो जाएगा। अब जब एक्सरसाइज की बात आती है, हर कोई कहता है मेरे पास टाइम नहीं होता। आई एम सॉरी व्यूअर्स, मुझे जब टाइम नहीं मिल रहा था एक्सरसाइज करने का और 2 साल तक मेरी बेटी होने के बाद फॉर 2 इयर्स मैं अपने वेट को रिड्यूस ही नहीं कर पा रही थी और अपने आप को वापस नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ नहीं लेके आ पा रही थी, तो मैंने क्या किया? फजर के वक्त जागती हूँ, नमाज के बाद अपनी एक्सरसाइज कर लेती हूँ और उसके बाद बाकी दीगर एक्टिविटीज़ करती हूँ। उस टाइम पे कोई उठा भी नहीं होता, मैं घर पे आराम से या तो मैं घर के बाहर वॉक कर लेती हूँ या मैं घर के अंदर ट्रेडमिल पे वॉक कर लेती हूँ। आपके पास ट्रेडमिल नहीं भी है, कोई मशीन नहीं भी है घर पे, तो आप बड़े आराम से अपनी किसी भी मोबाइल डिवाइस या किसी भी मतलब टैब ट्यूब के ऊपर यूट्यूब पे जाके कोई भी एक फ़िटनेस की एक्सरसाइज रिजीम जो है वो 20 मिनट से लेके 1 घंटे की सिलेक्ट करें और वो करें। और कुछ नहीं तो सुबह सुबह योगा ही कर लें।
बात ये है कि व्यूअर्स हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ कोई आपको पुश नहीं कर सकता। और एक बात तो मैंने नोटिस की है कि जब हम दूसरों के लिए करते हैं, जैसे कि अगर किसी की शादी है तो शादी के लिए लड़की जो है अपना वेट कम कर रही है, लड़का अपना वेट कम कर रहा है, शादी के बाद वापस वही वेट गेन हो जाता है क्योंकि अनहेल्दी अंदाज में वजन कम करते हैं। ऑल्सो व्यूअर्स, जहाँ पे मैं कह रही हूँ कि एक हेल्दी वेट पे अपने आप को लेके आएँ, देखिए वजन इंसान का उतना होना चाहिए, इतना मुनासिब होना चाहिए कि आपका BMI जो है वो ठीक हो, बॉडी मास इंडेक्स, और उसके साथ साथ आपको कोई दिक्कत ना होती हो। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जिनका वेट थोड़ा सा ज़्यादा होता है नॉर्मल से, बट क्योंकि उनकी रीढ़ की हड्डी में बैक में प्रॉब्लम होती है तो उनकी बैक की प्रॉब्लम और ज़्यादा बिगड़ जाती है क्योंकि उनका वेट जो है वो नॉर्मल से ज़रा ज़्यादा होता है। ऐसे लोगों को अपना वेट रिड्यूस करना पड़ता है। फिर जब किसी इंसान को थायराइड का इशू होता है या PCOS होता है, अब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बहुत सी खवातीन को है, और ये 90% जो है, और ये मैं कोई एग्जैजरेट नहीं कर रही, 90% तक इसका इलाज ग़िज़ा और एक्सरसाइज में है, लेकिन एफर्ट करना पड़ता है क्योंकि PCOS में वज़न बड़ी मुश्किल से रिड्यूस होता है। लेकिन अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी खुराक और एक्सरसाइज की तरफ नहीं जाते तो प्रॉब्लम बनती है। अच्छा, एक और इशू आजकल बहुत ज़्यादा आ रहा है कि भाई 70% वज़न कम करना या हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाना जो है, 70% जो है वो खाना पीना होता है, उसके अलावा 20% जो है वो एक्सरसाइज के ऊपर बेस करता है। लेकिन व्यूअर्स, इसका ये मतलब नहीं है कि वो 20% जो है वो अहम नहीं है। वो 20% तो 70% जितना ही अहम है। जब आप अपनी डाइट को कंट्रोल करते हैं तो 70% तो आप अपनी गेम को जीत ही जाते हैं, लेकिन 20% जो आप एक्सरसाइज करते हैं उससे आपकी बॉडी भी शेप में रहती है। उसके अलावा आप बहुत ज़्यादा तरोताज़ा फील करते हैं क्योंकि आप जब एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं। वो एंडोर्फिन्स आपको अच्छा महसूस कराते हैं और ये एक प्रोडक्टिव और हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत से लोग जो एंग्जाइटी का शिकार होते हैं, डिप्रेशन का शिकार होते हैं, उनके जो थेरेपिस्ट होते हैं, माहिर नफ्सियात होते हैं, वो भी यही रेकमेंड करते हैं कि एक्सरसाइज करें। कैसे हो सकता है व्यूअर्स के हर मसले का हल एक्सरसाइज ही है? ये ऐसे हो सकता है कि एक्सरसाइज एक्चुअली हर एरिया ऑफ लाइफ में ऑलमोस्ट हमें हेल्प करती है, अनलेस आपको डॉक्टर ने वर्जिश से मना किया हो। जैसे कि प्रेगनेंसी की कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जहाँ पे डॉक्टर्स मना कर देते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट, कि भाई आपने एक्सरसाइज नहीं करनी। कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशंस दूसरी होती हैं जिनमें एक्सरसाइज मना हो जाती है। लेकिन अनलेस आपको डॉक्टर ने एक्सरसाइज करने से मना किया है, एक्सरसाइज ज़रूर करें। कुछ नहीं कर सकते तो कार्डियोवैस्कुलर यानी कि चहलकदमी, जॉगिंग, भाई एक जगह पे खड़े होकर जॉगिंग हो सकती है। आपके घर में अगर एक वो स्किपिंग रोप है तो आप उसके साथ स्किप करके भी अपना वज़न कम कर सकते हैं। एथलीट्स जो हैं वो स्किपिंग रोप भी इस्तेमाल करते हैं, जॉगिंग भी करते हैं, रनिंग भी करते हैं, वेरियस डिफरेंट मशीन्स यूज़ करते हैं। सो द पॉइंट इज़, हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाना मुश्किल नहीं है अगर हम जाना चाहें तो। हम जब भी हेल्दी लाइफस्टाइल का सोचते हैं, हम सोचते हैं कि आए हाय अब हमें कोई डाइट करनी पड़ेगी। ओ भाई, अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को ही मॉडिफाई कर लेंगे तो आपको डाइटिंग नहीं करनी पड़ेगी। मैं अपने बेटे को उस दिन समझा रही थी, हमजा को, मैंने कहा हमजा बेटा, पिज़्ज़ा, सैंडविचेस, मतलब पिज़्ज़ाज, बर्गर्स, इस किस्म की चीज़ें जो हैं ये स्नैक्स होते हैं और ये ट्रीट होती है। हर रोज़ आपकी ये खुराक नहीं हो सकती। मुझे ये कह रहा था ना कि मामा ये तो क्या आप मुझे डाइटिंग करवा रही हैं, क्या आप कह रही हैं कि हर रोज़ मैं जो है वो मतलब नॉर्मल चीज़ों की तरफ जाऊँ। मैंने नॉर्मल से मुराद क्या कि बेटा घर में जो खाना बना हुआ है वो खाएं। अलहदा से जो आप बन मंगवाते हैं, बर्गर की टिक्कियाँ मंगवाते हैं, फिर पूरा उसके अंदर मेयोनीज, केचप, मस्टर्ड, पता नहीं क्या क्या उसके अंदर डलता है, तो वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ हमें नहीं लेके जाता। अब अभी जो हम रेसिपीज़ की तरफ जाएंगे व्यूअर्स, हमारे साथ शेफ़ कोमल मलिक है, जब हम उनसे जानेंगे तो मुझे पता है कि किचन में हम कुछ स्नैक टाइप मज़े की चीज़ें बनवा रहे हैं, लेकिन ये वंस इन अ ब्लू मून की चीज़ है, ये डेली खाने वाली चीज़ें नहीं हैं। ये स्नैक्स हैं, ये ट्रीट्स हैं, ये टी टाइम की चीज़ें हैं, लेकिन हर रोज़ चाय के वक्त बिस्किट्स और सैंडविचेस और पराठे रोल नहीं खाने, शवरमे नहीं खाने। फिर हम हैरान होते हैं कि यार हम 2 टाइम ही तो खाते हैं। भाई 2 टाइम अगर आप उतना खाएंगे जितना आपको 2 दिन में खाना चाहिए तो फिर ऑब्वियसली वेट भी चढ़ेगा, दिल पे भी प्रेशर पड़ेगा। जिनको डायबिटीज़ है उनकी डायबिटीज़ भी बिगड़ेगी। व्यूअर्स, जान है तो जहान है, और जान तभी है अगर आपका हेल्दी और पॉजिटिव लाइफस्टाइल है। और अगर आप अपनी फीडबैक शेयर करना चाहते हैं तो 042992000648 पे कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। अस्सलाम वालेकुम शेफ।
क्या हाल चाल है आपका? बिल्कुल ठीक। अच्छा कोमल, मुझे एक बात बताओ, हम बात करें हेल्दी लाइफस्टाइल की, एज अ शेफ़ आप क्या ऐड करना चाहोगे? मैं यही कहूँगी कि आप ऑयल कम से कम यूज़ करें। अभी तो मैं स्नैक्स बना रही हूँ, लेकिन वही बात है, कैनोला ऑयल या ऑलिव ऑयल यूज़ कर लें प्रेफरेंस में। और अगर उसको यूज़ कर रहे हैं, बल्कि सरसों के तेल में भी बहुत अच्छे। फॉर एग्जांपल आज हमारा मेन्यू क्या है? आज हमारा है कि हम पकोड़े बना रहे हैं, और चिकन पकोड़ा है, और हरी मिर्च तली हुई है, और पालक के पत्ते तले हुए हैं। आप देखें ना व्यूअर्स, ये बहुत ही मज़े की चीज़ें हैं, लेकिन वंस इन अ ब्लू मून। अब रमज़ान में बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं, जब रमज़ान मुबारक आता है, कि यार सारा दिन रोज़ा रखते हैं लेकिन वज़न बढ़ जाता है। भाई अगर आप सहरी के टाइम पराठे और पता नहीं क्या क्या मुरगन ग़िज़ाएं खाएंगे, लस्सी का एक पूरा वो ग्लास पी के सोएंगे, उसके और सोचें उसके बाद आप नमाज़ पढ़ेंगे और आप सो जाएंगे, यानी कि फ़ौरन ही खाने के बाद आधे पौने घंटे के बाद आप सो गए, यानी कि वो खाना लिटरली आपके पेट में उसी तरह पड़ा रहेगा। फिर सारा दिन वो डाइजेस्ट होएगा। फिर जब इफ्तारी का वक्त आता है तो लोग फिर पकौड़े, समोसे, जलेबियाँ, और उसके बाद फिर रात का खाना भी। तो आप कौन सी मील स्किप कर रहे हैं? बल्कि हम ज़्यादा रमज़ान में नॉर्मल से ज़्यादा खाते हैं। फिर एक खाना खाया जाता है घर पे डिनर, और उसके बाद कहते हैं ओहो फलां ने बुला लिया। और फिर रात को भी, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि हम सहरी तक जागेंगे, उसके बाद सहरी करके नमाज पढ़ के सो जाएंगे। सो द पॉइंट इज़, ये एक एग्जाम्पल है, बिकॉज यू नो रमज़ान की भी इंशाल्लाह इन अ फ्यू वीक्स हम रमज़ान मुबारक की तरफ भी जा रहे हैं। तो व्यूअर्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाएँ। ऑयल, जैसे कि इन्होंने कहा, फ्राइंग के लिए जो तेल इस्तेमाल करते हैं वो बार बार नहीं आप यूज़ कर सकते जी, 1 से 2 दफ़ा, उससे ज़्यादा नहीं। आप दूसरी दफ़ा जब आप उसी ऑयल को डीप फ्राइंग के लिए यूज़ करते हैं वो टॉक्सिक हो जाता है। तो जो आपको नुकसान पहुंचा रहा है तली हुई चीज़, उससे ज़्यादा नुकसान आपको वो तेल पहुंचाएगा जो बार बार आप रीयूज़ करें। सो जस्ट बी केयरफुल। और बाय द वे, मैं आपको क्या गाइड कर रही हूँ, अभी ब्रेक के बाद हमें एक्सपर्ट ज्वाइन करेंगी, वो हमें बताएंगी एज अ फिटनेस ट्रेनर कि उनकी रिकमेंडेशन क्या है और कैसे सारी ज़िंदगी इंसान एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजार सकता है, जहाँ पे इंसान को ये ना महसूस हो कि हाय मैं डाइटिंग कर रही हूँ। ये डाइटिंग का वर्ड जो है ना, वो वैसे ही बंदे को कहता पता नहीं क्या मेरे साथ होने वाला है। चलो रेसिपी जी। चिकन पकोड़े पहले हम बनाएंगे। चिकन पकोड़ों के लिए चाहिए मुर्गी का गोश्त आधा किलो, मैदा 1 कप, कॉर्नफ्लोर 1 कप, प्याज 2 अदद, हरी मिर्चें 7 से 8 अदद, काली मिर्च 1 खाने का चम्मच, चिली सॉस 2 खाने के चम्मच, सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, पानी हस्बे ज़रूरत, और तेल फ्राई के लिए। इसमें मैंने बोनलेस चिकन लिया और मैंने उसके चंक्स कर लिए हैं, और इसमें कॉर्नफ्लोर और मैदा यूज़ किया, मैंने बेसन नहीं यूज़ किया। और दोनों की क्वान्टिटी एक जितनी रखेंगे। अगर हम 1 कप यूज़ कर रहे हैं तो हम कॉर्नफ्लोर भी 1 कप और मैदा भी 1 कप। इसमें मैंने प्याज और हरी मिर्च ऐड किया, और मैंने थोड़ा सा चाइनीज़ टच देने के लिए इसमें सोया सॉस और चिली सॉस ऐड की है। और पानी के साथ आपको जितना थिक बैटर चाहिए आप उतना बना लें, और उसके बाद इसको फ्राई कर लें। क्योंकि चिकन बोनलेस है तो आप नॉर्मली इसको आई थिंक 5 मिनट्स में भी फ्राई हो जाएगा, बट मीडियम फ्लेम पे कीजिएगा, वरना बाहर से डार्क हो जाता है और अंदर से वो कच्चा रह जाएगा। और थाई का मीट वैसे ज़्यादा मज़े का रहता है, क्योंकि वो फिर मुंह में वो च्युइंगम नहीं बनती ना, वो दूसरा वाला तो थोड़ा सा रबड़ जैसा हो जाता है। और अब इसमें हम उसके बाद मैं बनाऊंगी तली हुई मिर्चें बनाएंगे, और उसमें चाहिए हरी मिर्च 250 ग्राम, चाट मसाला 2 से 3 खाने के चम्मच, बेसन 250 ग्राम, पानी हस्बे ज़रूरत, ज़ीरा पाउडर आधा खाने का चम्मच, सुरख मिर्च आधा खाने का चम्मच, नमक हस्बे जायका, तेल फ्राई के लिए। इसमें है कि मैंने बेसन के अंदर ज़ीरा पाउडर, सुरख मिर्च, नमक डाल दिया, और अगर आप चाहें तो आप लहसुन का पाउडर भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा टेस्ट देता है। और पानी डाल के इसका मिक्सचर बना लें, और मैंने हरी मिर्चों को कट लगा के दरमियान से उसके बीज निकाल लिए, और उसके अंदर चाट मसाले की फिलिंग कर दिया, और फिर मैं इसको बेसन के अंदर क्या कहते हैं पुट करके और फिर डीप फ्राई करूँगी। वंडरफुल, ठीक है। और इसके बाद हम बनाएंगे तले हुए पालक के पत्ते, और उसके लिए चाहिए पालक के पत्ते 10 से 15 अदद, बेसन 250 ग्राम, सुरख मिर्च आधा खाने का चम्मच, हल्दी 1/4 चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका, सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चम्मच, सूखा धनिया आधा चाय का चम्मच, अजवाइन आधा चाय का चम्मच, पानी हस्बे ज़रूरत, तेल फ्राई के लिए। और इसमें क्योंकि पत्तों के ऊपर कोई भी चीज़ नहीं लग रही, तो इसलिए मैंने इसके अंदर अजवाइन और सूखा धनिया और जीरा ये चीज़ें ऐड किया बेसन के अंदर। और एज इट इज़ नमक और हल्दी और क्या कहते हैं सुरख मिर्च जो आप अपना नॉर्मल हांडियों में यूज़ करते हैं वो आप डाल के इसका मिक्सचर बना लें, और पत्तों को लेयर अप करके और इसको फ्राई कर लें। दैट्स इट। वंडरफुल, थैंक यू सो मच कोमल। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हेल्दी लाइफस्टाइल की बात करेंगे। जस्ट बिकॉज हम आपको पकौड़े, तली हुई मिर्चें और पालक के भी जो फ्राइड पालक के पत्ते हैं वो भी बनाने सिखा रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आज आप ये बनाएं और फिर डेली ये खाना आपकी रूटीन हो जाए। वंस इन अ वाइल स्नैक्स अच्छे होते हैं, हर वक्त हमारी सेहत के लिए डेंजरस होते हैं।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आप सबका फेवरेट टॉपिक कि भाई वज़न कैसे कम करना चाहिए। मैं आपको वज़न कम करने के बारे में गाइडेंस ज़रूर दिलवाऊंगी, लेकिन एक हेल्दी लाइफस्टाइल के थ्रू जो आप सारी ज़िंदगी मेंटेन कर सकते हैं। जब हम अपनी ज़िंदगी जीने का तरीका मॉडिफाई कर लेते हैं और उसको उस तरफ ले जाते हैं जहाँ पे हम एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं, तो फिर वो कंटिन्यूअस चलती है चीज़। फिर अगर कोई खुदा न खास्ता बीमारी हो भी जाए तो इंसान उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज कर पाता है। कैसे? जैसे कि अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, आप बड़ी एक स्पेसिफिक डाइट पे जाते हैं, उस वक्त तो वज़न कम हो जाता है। जैसे ही आप नॉर्मल, जो आपके लिए नॉर्मल डाइट है, सुबह पराठे खा रहे हैं, दोपहर को सालन खा रहे हैं, रात को नान और रोटी के साथ जो है हैवी ग्रेवीज खा रहे हैं, बीच में चाय के वक्त समोसे पकौड़े खा रहे हैं, तो ऑब्वियसली वेट वापस चढ़ेगा। एक्चुअली एक नॉर्मल इंसान को इतनी ज़्यादा खुराक की पूरा दिन ज़रूरत भी नहीं होती और अननेसेसरी कैलोरीज कंज्यूम करके हम अपना बेड़ा गर्क करते हैं और ऊपर से हिलते भी नहीं हैं, यानी कि वर्जिश भी नहीं करते हैं। हमने रिक्वेस्ट की थी नाजिश भट्टी से, जो एक फ़िटनेस ट्रेनर हैं और 1-2 साल से नहीं 14 साल से माशाल्लाह इनका एक्सपीरियंस है फ़िटनेस इंडस्ट्री का, यानी कि जो सारी क्रेज़ी फैट डाइट्स हैं ये देख चुकी हैं, सर्टिफाइड ट्रेनर हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी काम कर चुकी हैं। आज ये हमें गाइड करेंगी। अस्सलाम वालेकुम नाजिश। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। नाजिश, आजकल ये बहुत कॉमन बात है, ऑनलाइन भी पढ़ो तो हर जगह लिखा हुआ है कि वेट लॉस 70% तो सिर्फ डाइट के ऊपर है। तो अब हर बंदे ने एक्सरसाइज छोड़ दी, जिम खाली हो गए हैं फिर से। मैम बेसिकली माशाल्लाह अल्लाह पाक ने हमारी बॉडी का इतना खूबसूरत सिस्टम बनाया है, हम लोग डीप साइड तो जाते ही नहीं है। वी जस्ट बिलीव ऑन दीज क्रेजी फैट डाइट्स। और हर बंदा क्योंकि इतना बिजी है, वो हर टाइम शॉर्ट टर्म्स को देखता है कि हम लोग कौन से ऐसी चीज़ को अवेल करें जो मैक्सिमम वेट रिड्यूस हो जाए मिनिमम टाइम पीरियड में। बट नोबडी अंडों की डाइट निकली है, बनाना डाइट्स हैं, सो मेनी अदर डाइट्स कि सिर्फ अंडे खाएं सारा दिन। ज़ाहिरी एक ही चीज़ सारा दिन खाएंगे, चाहे सारा दिन सिर्फ चॉकलेट भी खाएंगे तो वजन तो उतरेगा, अंदर क्या बेड़ा गर्क करेगा हमको जानते हैं। वो देखिए आपकी बॉडी को मल्टी जो है विटामिन्स की, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, बिल्कुल एवरी सिंगल थिंग यू नीड, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड इवन थो योर बॉडी आल्सो रिक्वायर्ड फैट्स। ठीक है, सो आपने अब सारी बात तो आपने डाइट पे दे दी और खुद को ईज आउट कर दिया दैट हम लोग वर्कआउट नहीं करेंगे, बट आप डाइट से अपना फर्दर कैलोरी को कंट्रोल करें, जो आपने स्टोर फैट किया है उसको कैसे रिड्यूस करना है। अदर देन दैट आपकी बॉडी को एक्सरसाइज की इतनी ही ज़रूरत है जितनी आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। इन शॉर्ट टर्म्स में ये बात करूँगी। सबसे पहले तो ये बताओ नाजिश, वज़न क्यों चढ़ता है? हर बंदा यही कहता है पता नहीं मुझे वेट क्यों चढ़ता है। देखिए हम लोगों का जो बैड लाइफस्टाइल है, बैड ईटिंग हैबिट्स की वजह से, जब भी आप अपनी एक नॉर्मल रेंज को एक्सीड करते हैं फूड की तरफ से, कैलोरी इनटेक की तरफ से, आप नेचुरली अपना वेट गेन करते हैं। एट टाइम्स हम लोग जितना फूड पहले ले रहे होते हैं हमें लगता है ये हमारे लिए इनफ है, बट ड्यू टू एज, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है आपका जो है लाइफस्टाइल थोड़ा स्लो होता है, क्योंकि हर बंदा एज के साथ थोड़ा स्लो होना शुरू हो जाता है। हम लोग इतने एक्टिव लोग तो है नहीं, लाइफस्टाइल हम लोग अपनी एक्सरसाइज को चूज़ करना पसंद नहीं करते, तो मेटाबॉलिज्म सिस्टम स्लो होने की वजह से उतनी ही न्यूट्रिएंट वैल्यू या कैलोरीज हम लोगों का वेट इंक्रीज करना शुरू कर देती है। और फिर लोग कहते हैं मैं तो पानी पीती हूँ तो मुझे पानी भी लग जाता है। देखिए देयर आर टू पानी किसी को नहीं लगता। हाँ, अगर आप बहुत कम पानी दिन में पीते हैं और आप सिर्फ 3-4 ग्लास पानी पियेंगे तो वो आपके जिस्म में जरूर रह जाएगा और निकलेगा नहीं, क्योंकि आपके जिस्म को लगेगा कि टेंशन हो जाती है बॉडी में। देखिए दो रीजन से वेट गेन की, एक तो आप बहुत ज़्यादा जब फूड इनटेक करते हैं उससे भी आपका वेट इंक्रीज होता है, और जब आप बहुत ज़्यादा कम खाते हैं उससे भी आपका वेट गेन होता है। ये हम लोगों की जो मिथ्स है ना कि हम लोग बहुत कम खाएंगे, स्टार्वेशन करेंगे, डाइटिंग करेंगे, हमारा वेट रिड्यूस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपके अंदर क्या सिस्टम्स चल रहे हैं, यू डोंट इवन नो अबाउट दैट। सो यू नीड टू कंसल्ट विद न्यूट्रिशनिस्ट, डॉक्टर। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है आपकी उसके लिए, सो यू नीड टू वर्क रियली हार्ड फॉर दैट। मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है। और व्यूअर्स वही वाली बात जो ये कह रही हैं कि देखें आप खुद ही अपनी साइंस मार के चीज़ें कर लेते हैं। अब जैसे कि फ़ैट डाइट्स की अगर बात करें तो एक ज़माने में ये बड़ी कॉमन डाइट आई थी कि भाई सारे कार्बोहाइड्रेट को डाइट से, एटकिंस डाइट आई, साउथ बीच डाइट आई, अब कीटो डाइट बहुत पॉपुलर है। देन एक तो एग की डाइट थी, फिर एक आपको याद होगा वो कैबेज सूप डाइट भी आई थी, जी बिल्कुल आई थी। अब ये सारी चीज़ें बंदा कर लेता है, वज़न तो उस वक्त उतर जाता है, फिर नॉर्मल मतलब हेल्दी खाने के बाद भी वेट वापस आ जाता है इस किस्म की डाइट के बाद। ये क्यों है? मैं बात कर रही हूँ नॉर्मल खाने की, मैं ये नहीं बात करी कि आप पराठे और निहारियाँ और पाई खा रहे हैं। देखिए आपने अपनी बॉडी को हैबिचुअल किया फॉर 3-4 वीक्स और फॉर 1 मंथ, आपकी बॉडी ने उसको अडेप्ट कर लिया।
अब उसको उतनी ही कैलोरी की रिक्वायरमेंट थी कि मैं अब इतना ही खाना खाऊंगा, ठीक है। आपकी स्टोरेज फैट वहाँ से हिली तो सही थोड़ी, लेकिन आपके इंटरनल वीकनेसेस इतनी ज़्यादा होगी, मेटाबॉलिज्म सिस्टम स्लो हो गया। करंट सिचुएशन में उसने आपको इफेक्ट तो दिया, लेकिन फर्दर जब आप अपनी नॉर्मल रूटीन में आए, आपने कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक किया, आप प्रोटीन्स की तरफ वापस आए, आप फैट इंटेक भी कर रहे हैं, आपकी बॉडी के लिए वो फिर एक न्यू चेंज था। और वो फिर ऐसे वेट बढ़ता है जैसे किसी को कोई बहुत ज़बरदस्त किस्म की चीज़ मिल गई और उसके लिए वो बहुत न्यू इन्वेंशन हो गई है। सो आई वुड नेवर सजेस्ट दिस काइंड ऑफ डाइट्स। आपको डिसिप्लिन होना चाहिए और एक्सरसाइज के थ्रू आपको चलना चाहिए। यू मस्ट डिस्कस विद सम स्पेशलाइज्ड पीपल जो आपको ट्रेनिंग के पैटर्न से और डाइट के पैटर्न से लेकर चले। क्योंकि वही वाली बात है ना व्यूअर्स, देखिए अगर तो सबसे पहली बात तो अभी जो हम बात करने जा रहे हैं हम उन लोगों के लिए कर रहे हैं जिनको डायबिटीज़ नहीं है, हार्ट प्रॉब्लम नहीं है या कोई ऐसी बीमारी नहीं है। अगर आपको डॉक्टर ने किसी स्पेशल डाइट पे डाला हुआ है या आप किसी स्पेशल बीमारी से सफ़र करते हैं, तो अब जो हम मज़ीद आगे अपनी गुफ्तगू को लेके जाने लगे हैं ये उन लोगों को नहीं अप्लाई करता, क्योंकि कुछ डायबिटीज़ के पेशेंट्स भी ऐसे होते हैं जिनको डॉक्टर ने सर्टन किस्म की एक्सरसाइज से भी मना किया होता है। सो न्यूट्रिशनिस्ट से ज़रूर रुजू करें। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल हेल्दी लाइफस्टाइल आप किसको कंसिडर करती हैं? हेल्दी लाइफस्टाइल को मैं इस तरह कंसिडर करती हूँ कि आप मतलब कौन सा इंसान जो है, मतलब क्या क्या चीज़ें करे तो हम एक हेल्दी ज़िंदगी गुजारेंगे, सेहतमंद ज़िंदगी गुजारेंगे? देखिए मैम, सबसे पहले तो यू नीड टू वेरी मच बैलेंस्ड अबाउट योर डाइट। आपको पता होना चाहिए कौन से फूड्स आपको सूट करते हैं, कौन से सूट नहीं करते हैं। अदर देन दैट सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपने किसी तरह भी एक्सरसाइज की अडेप्टेशन डालनी है। आपने उस लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना ही करना है। जिस तरह आपके लिए और बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना कि यार ब्रांड का जोड़ा पहनेंगे तो पार्टी में जा सकेंगे वरना नहीं जा सकेंगे, इसी तरह आपको एक्सरसाइज को भी अडॉप्ट करना है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी, अगर आप अपने अच्छे लाइफस्टाइल के साथ चलेंगे तो आप सर्वाइवल भी कर सकेंगे। लेकिन नाजिश बहुत से लोग तो जिम नहीं अफोर्ड कर सकते, बिल्कुल तो नहीं आप कर तो सकते। बात कर, और ट्रेनर तो बहुत दूर की बात है, तो फिर क्या करें? घर में करें वर्कआउट, घर में करें। अगर वो कुछ नहीं कर सकते एटलीस्ट वॉक कर सकते हैं, ठीक है। अभी बात करें, मैंने अपना वेट जो पिछले 14-15 किलो जो है वो वॉक करके उतारा है, ठीक है। वॉकिंग एंड रनिंग, इंटरवल ट्रेनिंग कर रही थी। देयर आर सो मेनी थिंग्स यू कैन डू एट होम। भाई आप 2-3 नाम जो है, मतलब जो जिस किस्म की आपको एक्सरसाइज का रूटीन पसंद है वो आप अगर डालेंगे यूट्यूब के अंदर तो हजारों वीडियोस आपको मिल जाएंगी डिफरेंट किस्म की। मैम आप कुछ मत करें, एवरीबडी लव डांसिंग, ठीक है। आप कोई भी पसंद का म्यूजिक चलाएं, सुबह में उठें, कोई भी 3-4 गानों पे डांस करें, दैट इज़ योर कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज एंड ऑल्सो दैट वुड हेल्प यू टू बर्न फैट मोर इन इट। ठीक है। आप अगर कुछ नहीं कर सकते, आप कहीं नहीं जा सकते, आप अपने लिए 10-15 मिनट निकाल सकते हैं, आप आधा घंटा निकालें, डांस करें, स्किपिंग्स करें। देयर आर सो मैनी एक्सरसाइजेज, अभी हम करके भी दिखाएंगे कि आप वर्कआउट कौन सा घर में कर सकते हैं और कौन सा ईजी गो हो सकता है। अच्छा, बट बल्कि अब आई थिंक हमें उस तरफ चले जाना चाहिए और आपने ये भी बताना है कि कितनी दफ़ा और कितने सेट्स में करना है। सेट्स, अच्छा अब कितनी दफ़ा का मुराद है कि एक दफ़ा में लगातार आपने कितना करना है, जिसको हम रेपिटेशंस कहते हैं, और सेट कितने करने हैं, यानी कि ये हमने 3 दफ़ा करना है या 4 दफ़ा करना है, यानी कि 15 दफ़ा एक टाइम में करना है और 3 दफ़ा आपने वो चीज़ करनी है। तो ये अब हमें नाजिश पल के इस तरफ आते हैं, अब हम आ जाइए। हाँ, अब व्यूअर्स, हेल्दी लाइफस्टाइल जैसे कि नाजिश ने कहा कि आप बेशक छोटे पोर्शंस में भी खाना खा सकते हैं, छोटे पोर्शंस में खाना खा सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि देखिए समटाइम्स वी आर एलर्जिक ऑफ सो मैनी स्टफ, हमें नहीं पता चलता क्योंकि आपकी बॉडी टाइप से बहुत डिपेंड करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि आपको अपनी बॉडी टाइप का पता होना चाहिए, किस तरह के वर्कआउट्स आपको सूट करते हैं, किस तरह की चीज़ें आप करेंगे। तो सबसे पहले तो यू नीड टू एनालिसिस योरसेल्फ ना, कि आप हो क्या, आपकी टाइप क्या है। उसके साथ फिर हम लोग अपना वेट रिड्यूस भी करेंगे, हमारे लिए हेल्पफुल भी रहेगा। चले लेट्स कम बैक टू द वर्कआउट रूटीन। इफ़ यू हैव नथिंग टू डू एट होम, आपके घर में कोई मशीन कुछ नहीं है, तो लेट्स स्टार्ट। हमेशा वर्कआउट करने से पहले थोड़ा सा वार्म अप ज़रूर किया करें। आप मेंटली तो प्रिपेयर हैं बट योर बॉडी इज़ नॉट प्रिपेयर विद एक्सरसाइज। रोल योर शोल्डर्स फर्स्ट ताकि कोई भी इंजरी ना हो। और आपके पास क्योंकि कोई आपको असिस्ट करने के लिए होता नहीं है, तो यू बेटर नो योर बॉडी कि आप क्या कर रहे हैं, आपको कोई इंजरी, कोई पेन या कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा। एंड देन स्टार्टिंग रोलिंग योर नीज अ लिटिल बिट टू द अदर साइड। ये भी सिर्फ हम लोग वार्म अप करें, एक्सरसाइज की तरफ नहीं आ रहे। एंड हल्का सा रनिंग करेंगे, ये आपकी कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज भी है, ये आपके हार्ट और लंग्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है। यानी कि आपके व्यूअर्स फेफड़े भी खुल जाते हैं। और देखें, हम जितना फेफड़े वो चीज़ है कि उनको हम जितना यूटिलाइज करेंगे उतने ही ज़्यादा वो अच्छा काम करेंगे। लेट्स सपोज इफ़ यू डोंट हैव, इफ़ यू कांट काउंट, क्योंकि सम टाइम आपका हार्ट रेट हाई हो रहा होता है, आपकी ब्रीदिंग इतनी नॉर्मल नहीं होती, तो आप सेकंड्स के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। आप 30 सेकंड्स के लिए एक एक्सरसाइज का वार्म अप करेंगे,
ठीक है, अब आप थोड़ा सा साइड पे रन कर लें। ये बहुत इजी एक्सरसाइज हैं जो हर बंदा अपने घर में भी परफॉर्म कर सकता है। ये हम बहुत बेसिक लेवल की आपको इसलिए बता रहे हैं व्यूअर्स के कम से कम घर पे तो ये कर लेना। YouTube पे हमारा जब ये शो अभी अपलोड होगा तो आप इसको डेली जो है इस वाले पोर्शन को देख लिया करें और फॉलो करें। ओके, इसके बाद ये आपका माइल्ड सा वार्म अप हो गया। इसको आप 3 टाइम्स रिपीट करेंगे 30 सेकेंड्स के लिए ईच एक्सरसाइज। उसके बाद क्योंकि हम लोग टारगेट कर रहे हैं अपने एब्डोमेन को और लाइक फुल बॉडी वर्कआउट, तो सबसे पहले सबसे मुश्किल उतरता ही वजन पेट से है ना। बेसिकली हम लोग अपनी डाइट को डिसिप्लिन फॉलो नहीं है ना। अच्छा, हम प्लैंक कर रहे हैं। अब प्लैंक नहीं कर रहे, हम लोग माउंटेन क्लाइंबिंग करेंगे। माउंटेन क्लाइंबर्स कर रहे हैं, ठीक है। ये आपके फैट बर्निंग में भी बहुत हेल्पफुल है। ये है जी बेसिक लोगों के लिए जिन्होंने कभी वर्कआउट नहीं किया। अगर उनको ये डिफिकल्ट लगता है तो वो नीज पे भी, एल्बोस पे भी कर सकते हैं। और अगर इनको और भी मुश्किल लगे तो आप किसी भी चीज़ की सपोर्ट लेके नीज इनवर्ट आउटवर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी हिप्स को, आपके पेट के एरिया को, ओवरऑल फुल बॉडी वर्कआउट, फुल बॉडी को, मतलब लोअर बॉडी को करता है। हाँ, ये भी आप 30 सेकंड्स के लिए करें। ठीक है। उसके बाद अपने हार्ट रेट को थोड़ा नॉर्मल करके, ब्रीदिंग को नॉर्मल करके फ्रंट प्लैंक की तरफ आ जाएं। ये अब हमारा प्लैंक हो गया, राइट जी। अगर आपको ये करना मुश्किल लगता है क्योंकि जाहिर है कुछ लोगों का वेट बहुत ज़्यादा होता है, वो अपना वेट लिफ्ट नहीं कर सकते, तो अपने नीज पे आ जाएंगे लाइक दिस। 30 सेकेंड्स के लिए होल्ड करें एंड देन थोड़ी देर बैठे, अपने हार्ट रेट को नॉर्मलाइज करें एंड देन डू इट अगेन। ठीक है। ऑन योर नीज, इफ इट्स इजी फॉर यू देन डू ऑन योर टोज। ठीक है। इसी तरह फिर हम लोग, मैं आपको कोई क्रंचेस या कोई भी ऐसी एक्सरसाइज नहीं बता रही जिससे आपकी लोअर बैक पे पेन निकले। उसकी रीज़न ये है देयर इज़ नो असिस्टेंट अराउंड। कोई आपको गाइड नहीं कर सकता ना, तो वो वाली चीजें करें। अब देखिए, प्लैंक में बड़ा मुश्किल है कि आप कुछ गलत करें। बिल्कुल। माउंटेन क्लाइंबर में बड़ा मुश्किल है कि आप कुछ बहुत ही गलत कर दें अपने साथ। बिल्कुल ऐसा ही है। आपने इस तरह से अलाइन कर लेना अपनी बॉडी को और साइड प्लैंक लिफ्ट करेंगे। साइडों पे जो चर्बी लोगों को चढ़ जाती है, और वो और बच्चों के बाद स्पेशली फिर लोग कंप्लेन करते हैं कम नहीं हो रहा। मेल और फीमेल्स में वैसे भी कॉमन है बेली फैट अराउंड, और ये सबसे अनहेल्दी फैट है व्हिच कोज मेजर डिजीजेस। बाय द वे, ये जो बात कर रही हैं बिल्कुल 100% करेक्ट है, क्योंकि जब भी हार्ट सर्जन्स या कोई भी हमारे पास हार्ट से रिलेटेड या डायबिटीज से रिलेटेड आता है तो वो कहता है जो सबसे ज़्यादा इस मसले को ख़राब करता है वो पेट की चर्बी करती है। बेसिकली यही प्रॉब्लम है। और लोगों का आपने नोट किया कि सारी बॉडी पे बिल्कुल नॉर्मल होंगे और पेट बहुत निकला हुआ। मैम उसकी रीज़न यही है डिसिप्लिन ऑफ डाइट। आप जितनी और ऐसे लोग बाय द वे अगर बहुत ज्यादा डाइट को ना भी डिसिप्लिन करें, बस एक्सरसाइज कर ले तो उनका पेट खत्म हो जाता है। जिनके तो सारे जिस्म पे चर्बी चढ़ी होती है उनके लिए ज्यादा मुश्किल होता है। बिल्कुल ऐसे ही देखें, देयर इज रीजंस ना। लेट्स सपोज इफ अ पर्सन ऑफ 110 kg, ठीक है, अब पहले वो क्या करेगा, वॉक से स्टार्ट करना शुरू करें, अपने इंटरनल ऑर्गन्स को थोड़ा एक्टिव करें, थोड़ा यूज टू हो, एंड देन ग्रेजुअली अपनी एक्सरसाइज। इसीलिए व्यूअर्स ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं। बिल्कुल भाई आपसे अगर 5 मिनट होती हैं आप 5 मिनट कर ले, लेकिन 5 मिनट करें जरूर। पहले दिन आप 1.5 घंटा अगर एक्सरसाइज करेंगे ना, मैं आपको गारंटी देती हूँ अगले दिन आप ना तो एक्सरसाइज करने जोगे होंगे और ना ही आप करेंगे, क्योंकि आप तंग आ जाएंगे। बिल्कुल मैंने भी अपने आप को वापस फिटनेस की तरफ जब लेके आई हूँ नाजिश, लिटरली मैं 15 मिनट वॉक करती थी क्योंकि मुझे उससे ज्यादा हो ही नहीं पाता था, मेरा सांस रुकता था। अब मैं दिन में 2 दफा 45 to 50 मिनट्स कार्डियो करती हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को एक सर्टेन लेवल पे देखिए एक्सरसाइज सबसे ज्यादा लोग ना करने की रीजन ये है कि डर बहुत ज्यादा जाते हैं। हमारे पास भी जो क्लाइंट्स आते हैं उनका यही रीजन होता है कि यार बहुत क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, हम लोग बहुत ज्यादा थक जाते हैं, हमें बहुत ज्यादा पेन्स हैं। आप लोग घबराया ना करें, आप लोग डरा ना करें, आप लोग जिम जाएं, आप अपने घर में एक्सरसाइज करें, 5 मिनट से स्टार्ट लें, ग्रेजुअली इंक्रीज करें, हर रोज 1 मिनट को इंक्रीज करने की कोशिश करें ताकि आपके लिए वो चैलेंजिंग ना रहे और आप जल्दी उस चीज़ को अडॉप्ट कर सकें। एनी अदर एक्सरसाइजेस जो आप इसके अंदर ऐड करेंगी? ये मैंने आपको बता दी थी, प्लैंक, कोर ये फुल बॉडी की आप, ठीक है, फुल बॉडी वर्कआउट। उसके अलावा आपने सबसे बेसिक जो एक्सरसाइज एप्स की है जो आप म्यूजिक के साथ कर सकते हैं, सिंपल है नी क्रंच, ये ठीक है। दिस इज फॉर दोस्त जिनका वेट बहुत ज़्यादा है और अपना पेट कम करना चाहते हैं, और जितने भी यंग लोग हैं, गर्ल्स हैं जिनकी एनर्जी लेवल अच्छी है, वो जरा बाउंस करके कार्डियो को बूस्ट अप करेंगे। अब देखिए ना पूरी बॉडी आपकी व्यूअर्स एंगेज हो रही है, तो वजन फुल बॉडी वर्कआउट्स हैं। हाँ, फुल बॉडी वर्कआउट्स हैं। और एक बात व्यूअर्स, जब आप एक्सरसाइज करते हैं अगर आपको एक कतरा भी पसीना नहीं आ रहा ना, फिर देयर इज़ अ पॉइंट ऑफ कंसर्न अनलेस आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है। हल्का फुल्का पसीना इंसान को, जो बंदा बिल्कुल ही एक्सरसाइज नहीं करता और स्टार्ट कर रहा होता है, आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि आप अपने आप को ज़रा सा भी पुश नहीं कर रहे। अच्छा, मैं यहाँ एक और बात ऐड करना चाहूँगी। यहाँ पे क्लाइंट्स का या लोगों का ये भी बड़ा इशू होता है कि जी हमें तो पसीना ही नहीं आता तो हमारा तो वज़न ही नहीं कम होगा। एक्सेस स्वेटिंग चाहते हैं वो, ये मिथ है।
इट हैज़ नथिंग टू डू विद वेट रिडक्शन, बल्कि आप जितना ज़्यादा स्वेट करते हैं उतने ही आपकी बॉडी के मिनरल वेस्ट होते हैं। हाँ, बट बात ये कि नाजिश, मेरा पॉइंट ये कि अगर आपको जरा सी भी एक्सरसाइज करते हुए महसूस नहीं हो रहा कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो फिर आप अपनी बॉडी को पुश नहीं कर रहे। एक्सरसाइज सपोज टू बी अ लिटिल चैलेंजिंग फॉर यू, आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा तो रिड्यूस होगा। अगर आप इजी गो ही रहेंगे तो फिर वेट रिडक्शन नहीं होगी। फाइनल आपका मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए? हेल्दी लाइफस्टाइल कोई भी आपको कन्विंस करके नहीं दे सकता। इफ़ यू पीपल रियली केयरफुल फॉर योरसेल्फ, यू हैव टू बी थिंक अबाउट इट। अगर आप जिम नहीं जा सकते, आप कहीं नहीं जा सकते, कम से कम प्लीज़ अपने लिए घर में टाइम निकालें। कुछ नहीं कर सकते, वॉक करें, अपनी डाइट को कॉन्सेंट्रेट करें, आप डांस करके वर्कआउट करें, लेकिन करें ज़रूर। थैंक यू सो मच। प्लीज़ हिलें। थैंक यू सो मच नाजिश, ब्लेस यू। व्यूअर्स, छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आपको पता है कि एट पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क हमारी एक ही कोशिश और एक ही काविश होती है कि जब भी कोई अहम दिन पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मनाया जाता है तो हम उस पर बात ज़रूर करते हैं। आज दो स्पेसिफ़िक थीम्स जो हैं, दो स्पेसिफ़िक दिन एक ही दिन में मनाए जा रहे हैं। एक तो वर्ल्ड हियरिंग डे, ईयर एंड हियरिंग केयर फॉर ऑल इस साल की थीम है। आज के दिन 3 मार्च को वर्ल्ड हियरिंग डे मनाया जाता है, क्योंकि आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि जब हम बात करते हैं हमारी सारी हिस्सों की, यानी कि सुनने की, सूंघने की, चखने की, बोलने की, तो ये सारी हमारी सेंसेस जो हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। और जब कोई इंसान सुन नहीं सकता या कम सुनता है तो उसकी ज़िंदगी का मयार, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो मुतासिर ज़रूर होती है। सो आज का दिन जो है ये हियरिंग से रिलेटेड, सुनने से रिलेटेड हमें अवेयरनेस भी देता है, क्या चीज़ें कर सकते हैं इसको अवॉइड करने के लिए, कौन सी ऐसी सिचुएशंस है जहाँ पे इस किस्म की चीज़ रूनमा होती है, और उसके साथ साथ ये अवेयरनेस देना कि अगर कोई इंसान नहीं सुन सकता या कम सुनता है तो उनका मजाक ना उड़ाएं, उनसे गुस्ताखी ना करें, बल्कि ऐसे लोगों के लिए आसानी पैदा करें। दूसरा दिन जो पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मनाया जा रहा है, जिससे रिलेटेड हमने 2 एक्सपर्ट्स को अपने शो पे इनवाइट किया है, वो है वर्ल्ड बर्थ डिफेक्ट्स डे। यूएस पाकिस्तान समेत दुनिया भर में 3 मार्च को वर्ल्ड वाइड बर्थ डिफेक्ट से मनाया जाता है। अब बर्थ डिफेक्ट होता क्या है, इससे रिलेटेड भी हम गाइडेंस लेंगे और उसके साथ साथ इस पे भी बात करेंगे कि इनको क्या किसी तरीके से अवॉइड किया जा सकता है, और अगर हो जाता है, अगर एक बच्चा पैदा होता है किसी बर्थ डिफेक्ट के साथ, जैसे कि जिस्म का कोई हिस्सा नहीं बना हुआ या तालू नहीं बना हुआ या कोई इस किस्म की चीज़ है, बहुत सी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के साथ भी बच्चे पैदा होते हैं, तो वेरियस डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो बर्थ डिफेक्ट्स में शामिल होती हैं। कुछ बच्चे जो हैं वो गुर्दे के डिफेक्ट के साथ पैदा होते हैं, कुछ लोग पैदा ही सिर्फ एक गुर्दे के साथ होते हैं। तो हर इंसान अल्लाह ताला ने यूनिक बनाया है, लेकिन उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लेके आना, ये हमारा आज का सवाल और एट द सेम टाइम टॉपिक भी है। हमारे साथ अंसर जावेद साहब हैं, माहिर नफ्सियात हैं, और उसके साथ साथ एक ऐसी फाउंडेशन रन कर रहे हैं जहाँ पे बर्थ डिफेक्ट्स के हवाले से बहुत काम किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम अंसर साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। आपके साथ हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अफजाल बशीर बाजवा ने, कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन हैं और स्टेम सेल पे और प्लास्टिक सर्जरी पे बहुत से आर्टिकल्स लिख चुके हैं, 15 डिवाइसेस भी इजाद कर चुके हैं लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए पाकिस्तान में और यूएस में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो अंसर साहब से मैं ये जानूँगी, उनसे पूछना चाहूँगी कि बर्थ डिफेक्ट, आप माहिर नफ्सियात हैं, ये बर्थ डिफेक्ट की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ? बेसिकली मैं मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में जब जॉब कर रहा था तो वहीं पे मुझे प्रोफेसर अफजल शेख साहब से मुलाकात हुई। तो जब उनसे मुलाकात हुई, जिस एक बड़े अदारे में थे, हमने उन्हें बताया कि ये जो बर्थ डिफेक्ट्स हैं ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, इस पे हम काम करते हैं। उन्होंने हमें इजाज़त ना दी। तब वो प्रोफेसर अफजल शेख साहब से मिलकर हमने अपनी एक NGO बनाई, बर्थ डिफेक्ट फाउंडेशन, जिसमें 18 टाइप ऑफ बर्थ डिफेक्ट्स हैं जो बच्चे माँ के पेट से लेकर पैदा होते हैं, लाइक पाँव टेढ़े, भैंगापन, कमर की हड्डी पे फोड़ा, पेशाब का रास्ता सही ना होना, आंतों का बंद होना, होंठ कटे, तालू कटे, जिन्स वाजे ना होने वाले, ये सारे वो डिफेक्ट्स हैं। एक डिफेक्ट्स ऐसा है जो सोसाइटी ने इसके साथ जोड़ कर रखा हुआ है, वो बर्थ डिफेक्ट नहीं है,
वो है ट्रांसजेंडर। उनका एक अलग इशू है, वो बर्थ के साथ नहीं है मगर एक रियलिटी है। तो ये हम अब तक कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन तक 14,207 होंठ और तालू कटे की सर्जरी कर चुके हैं 100% फ्री। अब ये भी नहीं पूछते ज़ुकात लागू होती है या नहीं होती। और 200 आज हमारी कंप्लीट हो रही हैं जिस वाजे ना होने वालों की सर्जरी, मल्टीपल सर्जरी है, 2 से 3 सर्जरी, एक सर्जरी 2.5 लाख रुपए की है और ये भी हम ज़ुकात फ़ंड से चैरिटी पे कर रहे हैं। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आप क्या बताएंगे हमें अबाउट बर्थ डिफेक्ट्स? बहुत शुक्रिया जुगन। जो बर्थ डिफेक्ट एक्चुअली ये सारे डिफेक्ट जो पैदाइश के वक्त बच्चे के साथ आते हैं उन्हें हम बर्थ डिफेक्ट्स कहते हैं। उसमें जिस तरह बड़ी खूबसूरत बात कर रहे थे, असल में सर से पाँव तक ये सारी चीज़ें, ये बर्थ डिफेक्ट्स हैं, ये सारे रियलिटीज़ ही हैं। क्योंकि बर्थ डिफेक्ट कभी कभी बहुत प्रोमिनेंट भी होता है और कभी कभी ऐसी चीज़ भी हो सकती है कि पूरे मुंह के ऊपर एक काला निशान जी है। जी वो ऐसी बिल्कुल ऐसी, राइट, ये भी उसी के ज़ुमरे में आता है। उसको हम कंजेनिटल मेलानोसिटिक नीवस कहते हैं। वो सारी इवन सारे जिस्म पे भी हो सकती है, वो इवन लेग्स पे लैदा हो सकती है, बाजुओं पे लैदा हो सकती है। तो उसके मुख्तलिफ पैटर्न्स हैं। फिर होंठ और तालू की बात हुई, नाक की बात हुई, इसी तरह अगर नीचे हम आते जाते हैं जूं तो बॉडी के हर ऑर्गन पे कहीं ना कहीं डिफेक्ट नज़र आता है। जो जेंडर है, ये भी जेंडर की आइडेंटिटी ना होना, ये भी बर्थ डिफेक्ट है। और बर्थ के साथ इसमें बेशुमार चीज़ें होती हैं जो प्रोमिनेंट होती हैं, जो चूँकि हम बहुत सारे डिफरेंट प्रोग्राम्स में भी आपको पता है बात करते रहते हैं इस पर। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बर्थ डिफेक्ट से रिलेटेड हैं और वो जीन्स में रन करती हैं। फैमिली से फैमिली आगे तक आप देखते हैं कि जी वो मौरूसी होती हैं और वो पहले भी फैमिली में होती हैं, आगे भी आती हैं, फिर आगे फर्दर फिर उसको कन्वे हो जाती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एनवायरनमेंट की वजह से होती हैं। जैसे अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर की बहुत सारी कोई शुआओं वाली इन्वेस्टिगेशंस जो हम अब रिकमेंड नहीं करते, तो पहले जब पता नहीं था तो लोग कराते रहे हैं। जैसे नहीं, अल्ट्रासाउंड रेडिएशन नहीं है, अल्ट्रासाउंड इज़ द सेफेस्ट। इसमें हमारे एक्सरेज शामिल हैं, हमारे CT स्कैन्स शामिल हैं, हमारे बहुत सारी ये जो शुआएँ लगती हैं कैंसर के लिए, जो कैंसर थेरेपी के लिए रेडिएशन थेरेपी, वो शामिल है। ये चीज़ें वो हैं जो कि बच्चे के अंदर चूँकि वो जब डेवलप कर रहा होता है और पर्टिकुलरली फर्स्ट जो ट्राइमेस्टर होता है, आप प्रेगनेंसी को अगर हम एनालाइज़ करें ना, तो प्रेगनेंसी के हम 3 सेगमेंट्स बना लेते हैं। पहले 3 महीने, दरमियान वाले 3 महीने और आखिरी 3 महीने। जो पहले वाले 3 महीने होते हैं उसमें सारे ऑर्गन्स डेवलप हो रहे होते हैं। उस वक्त सारे का सारा एक छोटा सा बेबी अपने फॉर्म्स को अचीव कर रहा होता है। उस वक्त ज़रा सी चीज़ जो है वो एक मेजर डिज़ास्टर करती है, बहुत सारा मेजर डिपिक्शन उसकी होती है। उसमें अगर शुआएँ हैं तो अब डॉक्टर्स जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं हमारी, वो रिकमेंड नहीं करती कि अगर प्रेगनेंसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर है तो उसमें हमको बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स भी दें, क्योंकि ये केमिकल्स भी हैं जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स करती हैं। फिर अगर हम कॉमन में देखें तो जो कुछ बर्थ डिफेक्ट्स हैं जो हमारे मदर की न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। हमारी जो मदर्स हैं, मोस्ट ऑफ देम दे आर नॉट हैविंग एडिक्वेट न्यूट्रिशन और भी होती हैं। जी जी, और उसमें पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी, फॉलिक एसिड एक ख़ास हमारा एक वो समझ लें न्यूट्रिएंट है जो हमारी खुराक का हिस्सा होना चाहिए। जो ग्रीन वेजिटेबल, लीफी वेजिटेबल्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको लेना चाहिए। अगर मदर के अंदर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी है तो उससे बहुत सारा लिंक है। ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी के डिफेक्ट्स हैं या हमारे तालू के और ये हमारे जो होंठ के डिफेक्ट्स हैं। फिर आयरन डेफिशिएंसी बहुत बड़ा रोल है। आपको याद होगा एक दफ़े जब हम न्यूट्रिशन की बात कर रहे थे तो मैंने उस वक्त भी ये चीज़ें, छाइयों की बात हम कर रहे थे, तो हमने उस वक्त भी बात ये की थी, बड़ी स्ट्रेस के साथ बड़ा जोर दिया था इस पर कि माँ की न्यूट्रिशन इसलिए सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि शी इज़ अ ह्यूमन बीइंग, वो इसलिए भी ज़रूरी है कि उसके ऊपर एक डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसकी ही खाई हुई खुराक है जो उसके बच्चे को उसमें से हिस्सा जाना है, उसने डेवलप होना है और फिर उसने ज़ाहिर है अपने सारे उस बच्चे के भी काम करने हैं, पैदाइश के बाद भी फिर उसको देखना है, फिर फैमिली को भी लुक आफ्टर करना है। तो ये चीज़ें मदर की सेहत की तो बहुत ज़्यादा इसके तरफ हमें तवज्जो करनी चाहिए। तो न्यूट्रिशनल डिफेक्ट्स भी हैं जो बेसिकली न्यूट्रिशन गाइडेड हैं, उनको भी हम एड्रेस करते हैं इन चीज़ों में। अच्छा साहब, ये बताइए कि क्या हमारे मुल्क में जो सबसे ज़्यादा कॉमन आपके पास लोग आते रहे हैं अपने मसाइल लेके, वो क्या हैं? देखिए हमारे पास तो सबसे, जैसे मैंने अभी बताया कि 14,207 क्लेफ्ट एंड पैलेट सर्जरी हुई है। ये आप पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों में जाएं, बहुत कॉमन है और स्पेशली KPK, आज़ाद कश्मीर और इस साइड पे बेशुमार केसेस हैं। दूसरे ऐसे हैं कि जिनकी जिन्स वाज़ नहीं, जेंडर की क्लैरिटी, वो बहुत पेशेंट है। असल में जिस घर में ये बच्चा पैदा होता है ना, माँ बाप 3 क्वेश्चन करते हैं और ख़ुद ही आंसर देकर बैठ जाते हैं
पहली बात बर्थ डिफेक्ट्स का ये क्वेश्चन है, क्या ये काबिल इलाज है, उन्हें मालूम ही नहीं कि ये काबिल इलाज है, सभी डिफेक्ट्स। दूसरा क्वेश्चन वो खुद ही करते हैं, अगर काबिल इलाज है तो इलाज किधर है, जगह नहीं पता किधर। अगर तीसरा क्वेश्चन है कि अगर पता चल जाए जगह किधर है तो इतना एक्सपेंसिव इलाज है कि लोग इतने गरीब हैं, गुर्बत की वजह से वो इलाज नहीं करवा पाते और वो इसको इसी तरह ले जाते हैं, रखते हैं, कैरी करते हैं। बट इस किस्म की जब मसला आता है, क्योंकि देखें ऐसे लोग भी तो है ना साहब जो अपने बच्चों को कहीं छोड़ आते हैं, वैसे केसेस भी देखे हैं कि बच्चे का तालु नहीं बना हुआ, कूड़े के एक ढेर में एक बच्चा मिला, बड़ी दफ़ा ऐसा हुआ है। और ज़्यादातर बच्चे जो इस तरह लोग छोड़ के जाते हैं उनमें कोई ना कोई इस किस्म का कोई बर्थ डिफेक्ट होता है। माँ बाप कंफ्यूज हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं, या उनके मोहल्ले वाले कहते हैं कि ज़रूर तुम लोगों ने कुछ किया होगा, तो वो कहते हैं जी बच्चा हमारा हुआ ही नहीं। जी जुगन, उसमें असल में सम टाइम लोगों में देखें सुपरस्टिशन भी, एक सुपरस्टिशियस जो हम लोग सब सेब का साया हो गया। यहाँ बच्चे को आप देखें, अगर आपने प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव पिक्चर्स देखी हो ना, तो जो होंठ वाला बच्चा होता है जब उसका एक क्लेफ्ट होता है तो आप उसको रखें सामने और उसकी ऑपरेशन के बाद की तस्वीर रखें तो ऐसे खौफनाक लग रहा होता है देखने में कि मैं समझता हूँ मदर को ज़ाहिर एकदम से शॉकिंग होता है। इसलिए अब इंटरनेशनल रिकमेंडेशन ये है कि हमारे पास कुछ ऐसे हाई रेजोल्यूशन अल्ट्रासाउंड्स और कुछ इन्वेस्टिगेशंस हैं जिस पे हम बर्थ से पहले बच्चे के डिफेक्ट को डायग्नोज कर लेते हैं। अच्छा, उससे अब चूँकि कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनमें बर्थ डिफेक्ट हो तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है बच्चे को अबॉर्ट कर दें, लेकिन हम समझते हैं कि एक इस्लामिक कंट्री में ऐसे नहीं होना चाहिए और एक बच्चा जो एक ज़िंदगी है और जिसका जो डिफेक्ट हम ज़ाहिर रिपेयर कर सकते हैं, इसमें प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। और हमारे पास इतनी जदीद सहूलतें हैं कि हम बिल्कुल बच्चे कुछ वक्त के बाद ऐसे लगता है जो बिल्कुल नॉर्मल है। बिल्कुल, पहले तो फिर भी ज़रा निशान शुरू होता था, अब तो इतनी खूबसूरती से प्लास्टिक सर्जरी होती है। हम इसको प्री टर्म डायग्नोसिस के लिए हम इसमें बड़ा एक पॉजिटिव रोल आता है। वो रोल आता है कि विद द हेल्प ऑफ अ साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट वी मेक द पेरेंट्स काउंसल्ड। हम उनको पहले से समझाना शुरू करते हैं कि इस तरह बच्चा होगा और उसके अंदर थोड़े से प्रॉब्लम्स हैं, कोई फिक्र वाली बात नहीं है, उसको ठीक किया जा सकता है। ठीक है। और चूंकि उसकी जो स्ट्रेसेस होती हैं उनको टाइम पे एड्रेस कर लिया जाता है। जब बच्चा आता है तो मदर एंड फादर एंड फैमिली पहली तौर पे ज़हनी तौर पे तैयार होती है। डॉक्टर, मैं आपकी तरफ अंसार आऊँगी कि ये हमारे मुल्क में ना इस पर बात ही नहीं होती। अगर, और सबसे बड़ा इशू ये है, माँ बाप परेशान और घबराते क्यों हैं? अब गांव देहातों में लोगों को ब्रेस्ट कैंसर के बारे में पता चल गया कि रसोली होती है, ये वो अगर महसूस हो तो डॉक्टर के पास जाना है। क्यों? क्योंकि हमने इस पे गुफ्तगू आम कर दी। बर्थ डिफेक्ट पे कोई बात ही नहीं करना चाहता। भाई जिनके अपने घर में कोई बच्चा होता है जिसमें कोई बर्थ डिफेक्ट होता है, वो अपने बच्चों को घर में छुपा लेते हैं। अगर बच्चा है और उसका इलाज नहीं हो पाया या जो भी, तो फिर ऐसे बच्चों को माँ बाप बाकायदा घरों से बाहर ही नहीं निकालते कि लोग कहेंगे कि हमारे ख़ानदान में कोई प्रॉब्लम है। 100% सही आपने बात की। मैं आपको एक बड़ा ही खौफनाक वाक़या बताता हूँ। हमारे एक पेशेंट है जिनकी उनके घर बेबी हुआ, 3 माह बाद उसकी डेथ हो गई। जब डेथ हुई तो हस्बैंड को यानी कि बाप को उस वक्त पता चला कि मेरे घर में जो बच्चा था एक बर्थ डिफेक्ट के साथ पैदा हुआ। उसने अपनी मिसेस को पूछा, ये क्या, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? कहती मैं आपको क्या बताती कि मैंने ये पैदा किया। अनफॉर्चुनेटली नेक्स्ट बेबी भी ऐसे ही पैदा हुआ, उसने वो भी नहीं बताया। इस दौरान उसको अवेयरनेस हो गई कि ये काबिल इलाज है। उसके बाद अब माशाल्लाह उसके 8 बच्चे हैं, 2 अभी भी बर्थ डिफेक्ट वाले हैं। अब उनकी जो डिफेक्ट था हमने क्लियर कर दिया। और जो दूसरी बात आप कह रही थी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये हमने अवेयरनेस देनी है। स्पेशली जेंडर क्लैरिटी वाले बच्चे अक्सर माँ बाप छुपा कर रखते हैं और डिसऑन कर देते हैं। जेंडर क्लैरिटी यानी कि दोनों ही होते, मतलब पैदा होते हैं बट आपको पता नहीं चलता कि ये लड़का है कि लड़की है, क्योंकि कभी कभी दोनों ऑर्गन भी होते हैं। जी, जो कि उसमें और कभी कभी पता ही नहीं चलता। उसमें बेसिकली डिफरेंट फॉर्म्स हैं। एक फॉर्म ये होती है कि अंडर डेवलपमेंट। अंडर डेवलपमेंट में कि लाइक मेल है या फीमेल है वो होता ठीक ही है, लेकिन वो बना अभी पूरा उसका हिस्सा जो ऑर्गन है वो पूरा नहीं बना होता, या उसके जो पेरेंट ऑर्गन्स होते हैं वो छोटे होते हैं, तो अभी पता नहीं चल रहा होता क्योंकि बच्चा पहले ही साइज उसका छोटा है और फिर उसके ऑर्गन्स बहुत छोटे हैं, तो अभी डिफाइन नहीं हो रहा होता। नंबर 1। सेकंड पे होता है कि कुछ हमारे अंदर हार्मोन्स होते हैं जो उसको ग्रोथ कर रहे होते हैं और वो उस बच्चे के अंदर पैदाइशी तौर पे हार्मोन्स का डिफेक्ट होता है, ऑर्गन्स का डिफेक्ट होता ही नहीं है। ठीक है। फिर तीसरे वाला वो है जो आप कह रही हैं कि उनमें दोनों ही मिक्सचर होती है। अब ये चूंकि सारे के सारे बच्चे ये अब पीडियाट्रिक सर्जन के पास नहीं जाते, लोग इसको टाइमली प्लास्टिक सर्जन के पास लेके आते हैं। हम फिर हेल्प लेते हैं एंडोक्रिनोलॉजिस्ट की। एंडोक्रिनोलॉजी होता है वो जो हार्मोन्स को डील करता है, और वो बताते हैं कि जी इसमें ये वाले हार्मोन हैं, और जो हार्मोन्स कम है वो हम हार्मोन टाइम से पूरे करते हैं। अब जो छुपा के रखने वाली बातें ऑफ कोर्स पहले ये होती नहीं है ना, तो फिर जब बच्चा ग्रो कर जाता है तो उसकी अब ग्रोथ होनी थी जितनी वो नहीं हो पाई,
25 साल की उम्र तक ग्रो करना था। अब उसके बाद जितने मर्जी हार्मोन दे लें, ज़ाहिर है ग्रोथ उतनी प्रोपेंसिटी से नहीं होगी। अब अगर टाइम से प्रेजेंट करें, और मैं समझता हूँ उसमें पाकिस्तान टेलीविज़न की हमेशा लीड रही है लोगों को अवेयरनेस करने में, लोगों को बताने में, और इसी तरह गवर्नमेंट का भी यही हाल है। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने हमारे मैं आपको पता है कि एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में और मैं हॉस्पिटल में पढ़ाता हूँ, तो हमारे पास यहाँ इसका इलाज बिल्कुल टोटली फ्री होता है। हमारे पास हर लिस्ट पे 1-2 बच्चे ऐसे होते हैं जिनका तालू, होंठ, पेशाब के नाली के डिफेक्ट्स, हाथों के टेढ़ापन, पैरों का, तो ये सारे आ रहे होते हैं। कई दफ़े बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, उंगलियाँ जुड़ी होती हैं साथ, वो जैसे स्पेट बना होता है, तो वो सारे फिर सारी उम्र ठीक होते हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊंगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब कोई एक डिफेक्ट रखा होता है ना, तो उसकी बजाय अल्लाह ने कोई ना कोई कहीं ना कहीं से कंपनसेशन दी होती है उस बच्चे को। मैंने ये देखा है कि बर्थ डिफेक्ट वाले बच्चे बहुत ज़हीन होते हैं, बहुत ज़हीन होते हैं, क्योंकि ये मेरे फॉलोअप में होते हैं, आके दिखा रहे होते हैं। वन थिंग, जब कोई चीज़ें कम होती है ना, तो फिर इंसान ज्यादा मेहनत करते हैं अपने आप को प्रूव करने के लिए, क्योंकि सोसाइटी भी तो तंग करती है, एफर्ट भी बढ़ जाती है। लेकिन उनके अंदर मैंने देखा कि अल्लाह ने कुछ ऐसी हिडन क्वालिटीज़ रखी होती हैं। जैसे एक बच्ची मेरे पास थी, मैं उसका लिप प्रिपेयर किया, एंड शी इज़ सो ब्यूटीफुल चाइल्ड, क्या कभी अभी प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव देखें तो लगता है यार ये कितना चेंज आ गया। और वो इतनी अच्छी आर्टिस्ट है, वो पेंटिंग्स बनाती है छोटी छोटी, वाला उस एज में बंदा सोच भी नहीं सकता। तो मैं सोचता हूँ बहुत दफ़े मैंने नोट किया है कि इन बच्चों में अल्लाह ताला ने हिडन क्वालिटीज़ रखी होती है। बिल्कुल। लेकिन ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अंसर साहब आपसे ये मैं जानना चाहती हूँ कि जो ऐसे माँ बाप होते हैं जिनके घर ऐसे बच्चा पैदा होता है, उनकी जहन की क्या हालत होती है, और फिर ऐसे बच्चे, क्योंकि ये एक पूरी फैमिली का मामला बन जाता है व्यूअर्स, क्योंकि घर वाले अपने कंसर्न्स में होते हैं, बच्चा अपने कंसर्न में होता है, माँ अक्सर इस ट्रॉमे में से गुजर रही होती है कि मेरी वजह से मेरे बच्चे को ये हो गया, मेरे में कोई कमी थी। सो ये क्या मामलात होते हैं, ये हम ब्रेक के बाद जानेंगे। एंड देन कौन से बर्थ डिफेक्ट्स हैं जिनका इलाज किया जा सकता है, और कौन से ऐसे बर्थ डिफेक्ट्स हैं जिनका इलाज नहीं हो सकता, लेकिन कम से कम अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ ज़रूर दी जा सकती है। ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। डॉक्टर अफजाल बशीर बाजवा हमारे साथ है, कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन, एंड देन अंसर जावेद साहब हमारे साथ हैं, माहिर नफ्सियात। सर, बर्थ डिफेक्ट के साथ, बर्थ डिफेक्ट वाला जब बच्चा घर में पैदा होता है, माँ बाप के जहन का क्या हाल होता है, और फिर उस बच्चे के साथ क्या होता है, उसके क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं? बिल्कुल ठीक कहा आपने। डेफिनेटली जो बर्थ डिफेक्ट में जिस घर में बच्चा पैदा होता है, तो माँ बाप तो एक बहुत ज़्यादा परेशानी में होते हैं। और मैं अब जो बात करने जा रहा हूँ, बर्थ डिफेक्ट वाले पेशेंट के पेरेंट्स और एक नॉर्मल बच्चों वाले पेरेंट्स के लिए असूल एक ही है, असूल साइकोलॉजिकली एक ही है। माँ बाप को लीड करना पड़ता है, माँ बाप को बीइंग ए टीचर बिहेव करना पड़ता है, हम नहीं करते। जब आप खुद ही हौसला हारेंगे, हिम्मत हारेंगे, माँ चीखे मार के रो रही होती है, हाँ। बाप गालियां निकाल रहा होता है, ये तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने कुछ किया होगा, मतलब बेसिकली तो सारा ब्लेम ज्यादातर खातून पे डाल दिया जाता है और उसका भट्टा बैठ जाता है। बिल्कुल आप ऐसे कह रही हैं। हाफसा पास एक पेशेंट आई खातून, उसके CH 46X बच्ची थी, उसका हस्बैंड उसको डाइवोर्स दे रहा था कि तुम्हारा कसूर है। हमारी कोशिश होती है जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो हम फ़ौरन सबसे पहले पेरेंट्स की काउंसलिंग करते हैं और उनको बताते हैं कि देखें ये एक बर्थ डिफेक्ट है, इसमें रिस्पॉन्सिबल ये खातून नहीं है। और अगर देखा जाए XX और XY तो वो तो एक बड़ा क्लियर प्रोसेस है कि वो कहाँ से Y आएगा तो X से मिलेगा, X आएगा तो तब भी खातून तो कहीं भी इसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं, इसमें तो ये तो सारा मर्द पे जाता है, मर्द पे जाता है। जो हमारी सोसाइटी में उस पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। अगर औलाद नहीं हो रही, मर्द अपना टेस्ट करवाने के लिए तैयार नहीं है। ये इस वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है कि जिसमें हमें अवेयरनेस की ज़रूरत है। जैसे थैलेसीमिया का अब इतनी अवेयरनेस हो गई है कि अगर आप शादी से पहले अपना एक टेस्ट करवा लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि इस आने वाली, अगर ये कपल बनेगा तो ये इसमें जो आने वाले बच्चे हैं वो थैलेसीमिया वाले होंगे या नहीं होंगे। ये हमने शौर पैदा करना है। मैं सिर्फ आपके चैनल के वसाते से पेरेंट्स को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि एक तो पहले आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपने इसके लिए फ़ाइट करना है, ढूंढना है। ये हर चीज़ अल्लाह ने जो पैदा की है उसका इलाज है आपको जब, और इस इलाज के हल का एक बेहतरीन तरीका है, सबसे पहले अल्लाह से दुआएं करें, ऐ अल्लाह मेरे लिए रास्ते आसान कर। जब आप दुआएं करते हैं ना
तो अल्लाह ताला आपको ऐसी ना ऐसी जगह पे पहुंचा देता है जहाँ पे आपका इलाज मुमकिन है। और हम जैसे अदारे हैं और बहुत सारे हैं जो फ्री इलाज भी कर रहे होते हैं। दूसरा, बच्चों को इनकरेज करें, बच्चों को कभी भी इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स में ना आने दें कि ये डिफेक्ट है तुम कुछ नहीं कर सकते। आम तौर पे ये होता है, एक तो हम पेरेंट्स खुद परेशान होते हैं और वो फिर खामद बीवी के ऊपर प्रेशर डाल रहा होता है और दोनों मिलकर बच्चे के ऊपर डाल रहे होते हैं, ये क्या हमारे घर में पैदा हो गया। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इनकरेजमेंट आप अल्लाह ने इंसान को जो नफ्सियात है, क्या नफ्सियात पलकों से ऊपर है, ये सारा आपका माइंड जहाँ से पूरी बॉडी कंट्रोल होती है। अगर आप इसमें इतनी इनकरेजमेंट बच्चों में पैदा करें किसी भी काम लेने के लिए, तो बड़े से बड़े काम कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन किस स्टेज पे डॉक्टर साहब ऐसी चीज़ को, जैसे बर्थ डिफेक्ट अगर है, किस स्टेज पे पकड़ें और किस तरह उसका इलाज करें? क्योंकि देखिए ना, छोटा सा जब बेबी पैदा होता है तो उस वक्त तो वो इतनी सी एक नाजुक सी चीज़ होती है कि देखिए नॉर्मली जब हम बात करते हैं बर्थ डिफेक्ट के ट्रीटमेंट की, तो हमने कहा कि डायग्नोसिस तो हमारा इवन पैदाइश से पहले से पेट में हो जाता है, नॉर्मली स्कैन किया, कुछ अजीब सा लगा, ट्रीटमेंट भी उससे पहले से शुरू हो गया। कैसे? ये जैसे काउंसलिंग की बात कर रहे हैं, तो काउंसलिंग भी ट्रीटमेंट का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। अब ट्रीटमेंट तो स्टार्ट हो गया, अब जहाँ काउंसलिंग की बात कर रहे हैं तो पेरेंट्स से ज़्यादा, चूँकि हमारा एक जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है, तो मैं हमेशा मदर इन लॉ को ज़रूर इंक्लूड करता हूँ, क्योंकि सास का बड़ा रोल है। वो चूँकि घर की बड़ी भी होती है, फिर उसका प्रेशर भी होता है, उसी नहीं फिर सारी चीज़ों को, तो मैं हमेशा उनको भी साथ में इंक्लूड करता हूँ, क्योंकि हमारा एक बड़ा एक प्यारा रिलेशन होता है। लेकिन एक चलो ज़रा स्ट्रेस के हवाले से हम सोसाइटी में उसको कहते भी हैं कि सास बड़ी डाडी होती है, लेकिन उसको साथ लेके चलें तो बहुत सारी चीज़ें ऑनेस्टली पॉजिटिव हो जाती हैं, मैंने देखी हैं। तो बच्चे का जो ही पैदाइश होती है, हम साथ में उसको फ़ौरन एवेल्यूएट करते हैं, उसके डिफ़ेक्ट को एग्जैक्ट मैपिंग कर लेते हैं कि कौन सा डिफ़ेक्ट है, कितना है, कहाँ कहाँ है। उसके बाद डिफ़ेक्ट का ट्रीटमेंट राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे स्टार्ट हो जाता है। मैं एग्जांपल दूंगा, जैसे होंठ वाले पेशेंट हैं जिनका होंठ ऐसे खुला होता है, तो इनकी जो पहली सर्जरी हमने करनी होती है वो मैं 3 महीने पे करता हूँ। क्योंकि डॉक्टर साहब देखें, ये भी तो प्रॉब्लम होती है ना, ऐसे बच्चे माँ का दूध बड़ी मुश्किल से, मैं वही बताने लगा आपको, मैं वही सारी चीज़ें मैं बताता हूँ आपको कि जो इसका ट्रीटमेंट मैंने पहला ऑपरेशन जब करना होता है तो वो 3 महीने पे करना होता है। ठीक है। वो 3 महीने फिर टांग पे टांग चढ़ा के बैठे नहीं रहना होता। उस दौरान उसके लिए स्पेशल कुछ गैजेट्स, कुछ टेप्स, कुछ इलास्टिक्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम अपने लफ्ज़ों में नैम कहते हैं, नेज़ो एल्वियोलर मोल्डिंग। ठीक है। चूँकि माँ के कुछ हार्मोन्स होते हैं जो ब्लड के ज़रिए बच्चे में होते हैं और बच्चे की हड्डियाँ बिल्कुल आपने देखा होगा सॉफ्ट होती हैं, उस वक्त हम उनको मोल्ड कर सकते हैं। अब मोल्ड करने से, जैसे ये होंठ ऐसे खुला हुआ है, तो अगर हम इसके ऊपर इवन रबड़ बैंड ही लगा दें, वो एक स्पेशल बनाती हैं हम, हमारा एक वर्कशॉप का एक सिस्टम होता है, तो वर्कशॉप हमारी एक बना के देती है। बच्चा तंग तो नहीं? नहीं, तंग देखें, तंग क्या होना है, उसमें बेसिकली सॉफ्ट सा कंप्रेशन होता है। ठीक है। और वो ऊपर जब सॉफ्ट कंप्रेशन होता है तो एक चीज़ जो ऐसी होती है वो आहिस्ता आहिस्ता बॉनेट की तरह क्लोज होना शुरू हो जाती है। ठीक है। और जब उसके ऑपरेशन का वक्त आता है तो वो गोश्त इतना करीब पहुंच गया होता है कि ऑपरेशन बहुत आसान भी होता है और उसका निशान भी बहुत हल्का हो जाता है। अच्छा। एक चीज़। दूसरा, आपने देखा तालू जब खुले हुए होते हैं तो फीडर से सक नहीं किया जा सकता। तो मैं हमेशा अपनी जो मदर्स आती हैं साथ लेके बच्चे को, तो मैं हमेशा उनको कहता होता हूँ कि इनको फीड करने का सबसे बड़ा तरीका एक इट्स अ डिफरेंट वे। वो कैसे कि मदर पंप से अपना ब्रेस्ट मिल्क निकालती है, ठीक है, और उसको फीडर में डाल के, उसके लिए एक स्पेशल निप्पल होती है, उसको हैबरमैन निप्पल कहते हैं। बिल्कुल। वो चौड़ी निप्पल होती है, वो तालू के ऊपर लग जाती है, तो उससे फीडर दिया जा सकता है। इसके अलावा तालू के अंदर लगाने के लिए हमारे पास स्पेशल प्लेट्स होती हैं जो हम अंदर लगाते हैं तो जुड़ जाती हैं, तो बच्चा फिर आराम से फीडर लेने के काबिल हो जाता है। इसी तरह जो बाकी पार्ट्स हैं, लाइक जिस तरह आपने वो काले निशानों की बात की थी, उसके लिए सबसे बड़ा रिकमेंडेड होता है कि उसके ऊपर सूरज की रोशनी कम से कम डलने दी जाए, उनको हिडन रखा जाए। और फिर जो ही बच्चा साल 1.5 साल से ज़्यादा होता है तो फिर हम उनका इलाज शुरू करते हैं, उनको काट के उतार के तो बच्चे की स्किन के साथ उसको रिप्लेस कर देते हैं। इसलिए कि जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो उस काले निशान के अंदर कैंसर बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए किताब कहती है, हमारे जो अभी तक एस्टेब्लिश्ड नॉलेज है वो कहता है कि उनको हम टाइमली ट्रीट कर दें। लेकिन ये भी तो बच्चे होते हैं ना डॉक्टर साहब, जिनका फॉर एग्जांपल पैदा हुए तो बाजू ही नहीं बना, बिल्कुल ठीक है, टांग ही नहीं बनी, बिल्कुल ऐसी अब है। ऐसे बच्चे क्या करें? क्योंकि देखिए ये तो आपने रिपेयरिंग की बात की है, वेरी राइट, लेकिन एक छोटा सा बच्चा है, उसके माँ बाप उसको स्कूल इसलिए नहीं भेज रहे क्योंकि उसका बाजू नहीं बना हुआ। बिल्कुल आप ठीक कह रही है। देखें कुछ चीज़ें, कुछ तो ऐसे वाकयात होते हैं जिससे अल्लाह ताला ने वो, आपको हज़रत अली करमल्लाह वजह का कौल याद होगा कि एक दफ़े खड़े थे तो पूछा कि इंसान की पावर्स कितनी है, तो आपने फरमाया कि एक टांग उठा लें, एक टांग उठा ली, तो फिर कहा अब दूसरी टांग उठाएं, तो कहा ये तो मेरे से नहीं उठाई जाएगी। तो हमारी लिमिट में जो अल्लाह ताला ने इस वक्त मौजूदा हम अपनी अगर दौर की बात करें तो इसमें जो इल्म दिया है इसमें हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं।
जो आप बात करिए एक चीज़ बनी ही नहीं तो रिपेयर ज़ाहिर नहीं हो सकती जब है ही नहीं है, तो उसमें भी हमारे पास अल्लाह के हुक्म से बहुत सारा काम अब हम दे रहे हैं उसी के दिए हुए इल्म से। लेकिन अब एक बच्चे की अगर टांग नहीं बनी हुई उसको अगर हम व्हील चेयर में बिठा देते हैं तो वो मजबूर हो जाता है, लेकिन अगर मैं आपको बताने लगा हूँ, देखिए अगर हम उसकी बात करें कि उसके लिए अगर पैदाइश हो गई है तो आर्टिफिशियल लिम्स अवेलेबल हैं। अब इवन जो मसनूई टांगे हैं उन और बाजू हैं उनके लिए अब बायोनिक आर्म्स अवेलेबल हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक हैं, ब्रेन को फीडबैक भी देते हैं, इस पर भी काम हो रहा है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि अगर पैदाइश से पहले अगर एक चीज़ पता लग गया कि बाजू नहीं है तो स्टेम सेल्स की जिद्दत के साथ हम उनको इंट्रायूट्रन लाइफ में डेवलप करने की कोशिश भी कर रहे हैं। ये चीज़ें बहुत सारी डिफरेंट वे में हो रही हैं, लेकिन उसके दिए हुए इल्म से है ये सारा कुछ। लेकिन हम बात ये करेंगे कि प्रैक्टिकली इस वक्त जो हो रहा है वो क्या है और जो फ्यूचर है वो तो चले हम बात की बात कर ही रहे हैं। इस वक्त प्रेजेंट स्टेट में जो हो रहे हैं, क्योंकि आपको पता है मैं आई गो अराउंड द वर्ल्ड, मैं कनाडा में भी काम किया, अमेरिका में भी काम किया, जर्मनी में भी काम किया, एग्जैक्टली जापान में भी गया, तो मैंने ये देखा कि लोग जो इस वक्त डिफेक्ट्स अवेलेबल हैं मोस्ट ऑफ देम हम उनको ट्रीट कर लेते हैं। इसमें मैं यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ऐड करूँगा कि जो दुनिया की रिसर्च है साइकोलॉजिकल और जो हमारी प्लास्टिक सर्जरी की, वो कहती है कि बच्चे के जितने डिफेक्ट्स हैं स्कूल जाने से पहले उसके उनको मोस्टली सेटल कर दें, इसलिए कि उसके बाद बच्चे के जो पीयर प्रेशर्स होते हैं, जो साथ वाले ने छेड़ा। मैं एक एग्जांपल दूंगा इसकी कि एक मेरे पास लड़का आया, ही वाज अराउंड 23-24 ईयर्स ऑफ एज और उसका कान थोड़ा सा ऐसे करके टेढ़ा था और यहाँ नीचे वाला हिस्सा नहीं बना हुआ था। तो उसने मुझे कहा कि इसका कुछ कर सकते हैं, मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने कान के पीछे से गोश्त लेके उसको अटैच किया, पसली की थोड़ी सी हड्डी ली, उसमें डाली, 2 से 3 ऑपरेशंस में उसका कान बन गया। वो मेरे पास जब वो हो गया, सारा काम ख़त्म हो गया, तो टांके निकलवाने के लिए आया। मैंने टांके निकाले तो वो रोना शुरू हो गया। मैंने कहा मैंने आपके 3 ऑपरेशन किए, आपने उस दौरान मुझे तंग नहीं किया, ना ही आपने मुझे कहा मुझे तकलीफ़ हो रही है, तो रो क्यों रहे हो, दर्द हो रही है? उसने कहा नहीं सर दर्द नहीं हो रही। ये 6 महीने में मेरा सारा प्रोसेस मुकम्मल हो गया। तो 22 साल 23 साल मुझे लोग कान टुट्टा कहते रहे। It was a pain which was underneath. बट इसी के साथ मैं एक और बात अटैच करना चाहूँगी सर, हमारे यहाँ जब भी कोई बर्थ डिफेक्ट के साथ बच्चा पैदा होता है, जो बात मैंने कही लेकिन वो गुजर गई, मैं उस पर आप दोनों प्रोफेशनल्स के से रिलेटेड पैगाम व्यूअर्स को देना चाहूँगी। ऐसा जब कभी होता है तो लोग कहते हैं कि इनके माँ बाप ने कोई गुनाह किया है, इन्होंने कोई बुरी चीज़ की है, वो जो आपने कुछ हल्की सी बात टच की थी, कोई आसेब है, इनके ऊपर कुछ किया, थोड़ा सा क्लियर कर दें सर प्लीज़ आप इस बात को, और आप भी सर, क्योंकि घर बर्बाद हो जाते हैं, फैमिलियां तबाह हो जाती हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। ऐसे पेरेंट्स के लिए बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि ये ऐसी कोई बात नहीं होती, ये एक डिफेक्ट है, अल्लाह ने पैदा किया और अल्लाह ने उसका इलाज भी रखा है। आप इलाज के लिए जगह तो ढूंढो, जब आप जगह ढूंढोगे तो आपको इलाज मिल जाएगा। और उस पर आप दूसरा सबसे बड़ा मसला है, हम अपनी ख़वातीन के ऊपर ये सारा बर्डन डाल देते हैं कि शायद इसी वजह से है, डाइवोर्स तक हो जाती है। तो मेरा ख्याल है कि हम इस चैनल की वसात से लोगों को ये बता देना चाहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं, ये एक डिफेक्ट है जो काबिल इलाज है। बिल्कुल व्यूअर्स, देखें ये वाली बात कह देना, जब कोई कुदरती आफत भी आती है तो आफात आती हैं तो हम लोग हमेशा कहते हैं देखें पत्ता नहीं हिल सकता अल्लाह ताला की इजाज़त के बगैर, लेकिन हमारा रब इतना जालिम नहीं है कि वो हर मतलब एक पूरे के पूरे नेशन को उड़ा देंगे। बात ये कि देखें हमें थोड़ा सा एक सेंसिबल अंदाज में आगे बढ़ना चाहिए। जितनी आप एफर्ट कर सकते हैं आप एफर्ट करें मसले का हल ढूंढने के लिए, ना कि रोएं पिटे, ख़ानदान में लड़ाई डालें। एक औरत ने अभी अभी बच्चा पैदा किया, उसको भी टॉर्चर से गुजारें और फिर उस बच्चे को भी सारी ज़िंदगी एक टॉर्चर के अंदर ऑलमोस्ट धकेल दें। मैं आपको बड़ा एक ज़बरदस्त वाक़या बता रहा हूँ कि स्वाबी से है। एक पेशेंट हमसे राब्ते में आया, उसकी जेंडर क्लैरिटी का इशू था। वो उसने हम नहीं जानते, उसने नेट पे गया, इंडिया से उसने रब्ता किया वहाँ के डॉक्टर से, उन्होंने कोई इंजेक्शन लिख कर दिए और जो हमें उसका मीनिंग समझ आ रहा था कि ये मेल है, अगर इसकी जेंडर क्लियर हो तो उसे ठीक हो सकती है। तो उसने कहा जी ये इंजेक्शन लगवा लूँ। हमने कहा नहीं, आप ऐसे नहीं लगवा सकते जब तक हमें एग्जामिन ना करवाएं, इसके बगैर हम रिकमेंड नहीं करेंगे। उसने कहा जी मैं आपको क्या बताऊँ, अब पठान हूँ, स्वाबी से हूँ, तो ऐसा हो सकता है कि आप अगर मुझे आकर देख लें। हमने कहा ये नहीं, क्या मैं ज़्यादा से ज़्यादा पेशावर आ सकता हूँ, पेशावर आकर एग्जामिन कर ले कि मेरी फैमिली है। वो एक्सेप्ट ही नहीं करती, वो मानती नहीं कि ये बर्थ डिफेक्ट है। वो कहते हैं कि अल्लाह की देन है, अल्लाह ने दे दिया, तुम इसी तरह ज़िंदगी गुजारो। अब मुझे ये बताएं व्यूअर्स, किसी इंसान को भी ज़बरदस्ती एक सर्टन तरीके से ज़िंदगी गुजरवाना, बिकॉज आपने फैसला कर लिया। देखें अल्लाह ना करे किसी को कोई कैंसर हो जाता है
तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि भी अल्लाह मियाँ की तरफ से कैंसर हुआ, उसको मरने दो। बिल्कुल। और इसका गुनाह इलाज भी तो हमारे रब ने ही बनाया ना, अल्लाह ताला की इजाजत के बगैर ये कोई इलाज नहीं बन सकता था। देखें, इसका किसी गुनाह के साथ हमें लिंक कर देना, इट्स नॉट अ गुड वे। लेकिन मैं समझता हूँ ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश भी तो हो सकती है, अल्लाह की तरफ से आजमाइश भी तो हो सकती है। और ये चीज़ें सारी वो हैं जो अब मोस्टली अगर हम अपने नॉलेज की बात करें तो ये चीज़ें ठीक होने वाली हैं, 100%। और देखें, जब भी हमें आजमाइश को अगर हम अंग्रेजी में टेस्ट कहते हैं, जब हम पेपर देने के लिए जाते हैं, हमारी नॉलेज, हमारी पेशेंस, हमारी बर्दाश्त, हमारी टाइम मैनेजमेंट, हर चीज़ उसमें इन्वॉल्व होती है। तो अगर हम पे आजमाइश आई है जी, और उस आजमाइश में देखिए सबसे बड़ी आजमाइश औलाद की होती है जी, तो माँ बाप सबसे पहले अपने आप को जरा स्ट्रेंथन करें और उसके साथ साथ उस बच्चे को इलाज की तरफ लेके जाएं। जैसे कि आपने कहा कि तालू वाला मसला तो 3 महीने पे स्टार्ट हो जाता है। और देखिए, क्यों स्कूल जाने का इंतजार करें? अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि इन्ना माल उसरी युसरा, बेशक तकलीफ के साथ आसानी भी है। तो इसमें कोई ऐसी फिक्र वाली बात नहीं है, इन चीज़ों को हम डील कर सकते हैं। लेकिन इसमें मीडिया का बड़ा अहम रोल प्ले कर सकते हैं कि अगर ऐसे टॉपिक को डिस्कस करें तो लोगों में अवेयरनेस आती है। अब एक हमारे पास कसूर से एक पेशेंट आया 37 ईयर ओल्ड, जब हमने एक ट्रीटमेंट प्रोसेस से पता चला, खातून एक फीमेल नाम के साथ थी, जब हमने उसे ट्रीटमेंट प्रोसेस से गुजारा पता चला मेल है। अब वो उसके 37 ईयर्स कैसे गुजरे, क्या उसने कहा, हालांकि अब उसकी जब सर्जरी होगी वो 100% नॉर्मल मेल बन जाएगा। तो ये एक शौर, क्योंकि जब हमने ये बर्थ डिफेक्ट फाउंडेशन बनाई और हमने इसको मीडिया, सोशल मीडिया पे ये इशू डिस्कस करने शुरू हुए, तो आप यकीन कीजिएगा कि हमारे पास पूरे पाकिस्तान से पेशेंट आते हैं, यूके से, सऊदी अरब से, इटली से, सऊदी अरब से, इराक से, दुबई और कतर से आए। लोग जो हैं जिस जगह पे रहते हैं वहाँ पे इसलिए भी इलाज नहीं कर पाते क्योंकि नहीं, महंगे से ज्यादा सर, महंगे के अलावा एक बहुत बड़ा इशू है कि इर्द गिर्द के लोगों को ना पता चले, ये भी तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लोग अपने शहर, अपनी नौकरियां छोड़ के जगह बदल लेते हैं कि हमारी अपनी बरादरी में बेइज्जती ना हो। वो व्यूअर्स, खुदा का खौफ करें, हमारे रब का हम सब पे बहुत बड़ा ये करम है कि हम उस वक्त में रह रहे हैं जहाँ पे हर चीज का इलाज। अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक आप हमेशा यही कहते हैं कि अब तो स्टेम सेल के थ्रू इतनी ज्यादा मेजर ट्रीटमेंट्स आ गई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, वक्त के साथ साथ और इसमें जिद्दत आती जाएगी इंशाल्लाह। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे इम्पोर्टेंट आज का हमारा पर्पस ये था कि भाई 2 बातें आपको क्रॉस करना। एक, अगर इस किस्म का कोई इशू आपके घर में, कोई घर में बच्चा ऐसा पैदा होता है, उसको प्रॉब्लम के तौर पे ना लें, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा, चले आजमाइश उसको समझ लें और उस आजमाइश से, उस टेस्ट से हमने बेहतरीन अंदाज में निकलना है। और सबसे पहला काम, जैसे कि आपने अंसर साहब कहा कि हमने, माँ बाप ने हिम्मत नहीं छोड़नी, यकीन रखना है कि इलाज हो सकता है, ट्रीटमेंट हो सकती है, पूरी अपनी एफर्ट कर दें। उसके बाद अगर कुछ नहीं होता तो समझ आती है, लेकिन 37 की एज पे कोई बंदा पहुंचे या 27 साल की उम्र पे या 20 साल की उम्र पे कोई पहुंचे एक ऐसी चीज के साथ जो मतलब जिंदगी के पहले 2-3 साल में जिसका इलाज हो सकता है, तो ये फिर पेरेंट्स के एंड पे ज्यादती है। और इसलिए भी ज्यादती है कि उस व्यूअर्स, एट द एंड ऑफ द डे माँ बाप निगहबान होते अपने बच्चों के पहले 18 साल। अगर हम नहीं अपने बच्चों का ख्याल करेंगे ये सोच के कि हाँ इसको दर्द होगी, उसको ये होगा, जो उसको नफ्सियाती तौर पे पेन होगी वो दूसरे किसी पेन से कई गुना बढ़ के है। तो आज भी अगर आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है जिसको इलाज की ज़रूरत है, तो 2 ऐसे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं जो ऐसे बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, आइए किचन में नज़र डालते हैं, देखते हैं कि शेफ़ कोमल मलिक ने क्या तैयार किया है। जी, मैंने तैयार किया पालक के पकोड़े बनाए हैं और चिकन के बनाए हैं और हरी मिर्चें तली हैं। मैंने इसको साथ जो उनसा है ग्रीन सॉस के साथ और पुदीने की चटनी के साथ सर्व किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू कोमल। इट ऑल लुक्स ग्रेट। और ब्रेक में मैंने एक पकौड़ा खा भी लिया था, पालक का भी और चिकन का भी, तो मैं ये बता सकती हूँ कि है मज़े का। थैंक यू। अच्छा व्यूअर्स, जब हम मज़े की बात करें तो एक बहुत ही मज़े की पर्सनैलिटी आज हमारे साथ हैं। पहले भी I've been lucky enough to speak to him and interview him, क्योंकि इनको बार बार बुलाना इसलिए ज़रूरी महसूस होता है क्योंकि बार बार ये कुछ ऐसे काम और ऐसे कारनामे करते हैं कि जिनको देख के हम तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। अब इन्होंने लेटेस्ट क्या किया, इस पर बात करने से पहले आज एक और बहुत अहम दिन मनाया जा रहा है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज वर्ल्ड
वाइल्ड लाइफ डे पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मनाया जा रहा है। 3 मार्च को ये दिन मनाया जाता है क्योंकि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना हम सब की पर्सनल जिम्मेदारी है और इस पे हमें गाइड करेंगे कामरान सलीम साहब, जो खुद एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफ़र हैं, फिल्म मेकर हैं। बहुत सी डिफरेंट पिक्टोरियल किताबें भी इनकी पब्लिश हो चुकी हैं, डिफरेंट अवार्ड्स इनको मिल चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम कामरान। वालेकुम अस्सलाम। कामरान, जब आप आते हैं तो आप कोई ना कोई नई और इंटरेस्टिंग चीज़ कर चुके होते हैं, लेकिन उसकी बात करने से पहले आज जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जा रहा है, इसके बारे में क्या गाइड करोगे हमें? ये क्यों मनाया जा रहा है और इसकी थीम क्या है? इस साल जो सबसे पहले तो क्यों मनाया जाता है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है साइट्स, ये उसका सालगिरह का दिन है। 3 मार्च 1973 में ये बनी थी ऑर्गेनाइजेशन, और इसका मतलब साइट्स का ये है कि कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, ठीक है, कि जो परिंदे और जानवर और या दरख्त जो है ना दुनिया में ख़त्म हो रहे हैं, उनकी इंटरनेशनली या सतह पे हम उसकी जो ट्रेडिंग है गैर कानूनी, उसको रोक सकें, ठीक है, या उसको हम मैयर कर सकें। तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसको 50 साल भी हो गए, इसकी 50वीं वो इसका जश्न मनाया जा रहा है इस साइट्स का, इस ऑर्गेनाइजेशन का। तो उस हवाले से इस साल का जो थीम है वो ये है कि जैसे इसने साइट्स ने पूरी दुनिया में आपस में एक बाहमी ताउन की या शराकत दारी की एक बुनियाद रखी थी मुल्कों के माबैन, ताकि मुल्क आपस में मिल के इसको रोक सकें जो भी गैर कानूनी इसकी वो हो रही थी ट्रेडिंग। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी 50वीं सालगिरह पे इस साल का जो थीम है इस साइट्स को सेलिब्रेट करने के लिए रखा गया। सही जी कामरान, एक बात बताओ, फोटोग्राफी की जब बात करते हैं तो फैशन फोटोग्राफी में और शादी की फोटोग्राफी में बहुत पैसा है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी क्यों? मैं बड़ा ही बेसिक सवाल आपसे पूछ रही हूँ, बट वाई वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी? क्योंकि जब भी हम फोटोग्राफी की बात करते हैं तो लोग एकदम से ना फैशन फोटोग्राफी के बारे में सोचते हैं, या सोचते हैं कि यू नो शादियों की जो अंदर जो फोटोग्राफी होती है, पहले तो लोग एवं ही आप किसी को थोड़े से पैसे पकड़ाते थे, अब तो ये लाखों की मिलियंस की गेम हो गई है। So, जी, उसमें मेरे भी कुछ जो मैं पढ़ाता भी हूँ फोटोग्राफी, उसमें जो स्टूडेंट आते हैं मैं सबसे पहले उनको कहता हूँ कि आप सबसे पहले आप इस चीज़ की तलाश करें कि आपको कुदरत ने बनाया किस लिए, और उसके लिए आपको 1 साल लगे 10 साल लगे, आपने उस चीज़ की तलाश करनी है कि आपको अल्लाह ने क्यों तख्लीक किया। इस पूरी मशीनरी में जो दुनिया है इसमें आपको वो कहाँ पे फिट करना चाहता था। जब आप अपनी तलाश कर लेंगे तो उसके बाद फिर आप उस काम में जुट जाएं, आप फोकस्ड हो जाएं उसमें। आपको पैसे मिलते हैं नहीं मिलते, लेकिन आपको उसमें खुशी मिलेगी। तो मैंने अपनी जो तलाश की उसमें इससे पहले मेरे बैकग्राउंड में है कि मैं टीवी प्ले भी लिखता रहा हूँ, और मैं मीडिया से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हैं आप। जी बिल्कुल, उसमें मुख्तलिफ काम करता रहा हूँ, लेकिन बाद में जो उस तलाश के सिलसिले में मैं पहुँचा हूँ कि मैं इस काम के लिए बना हूँ। बट कैसे इस तलाश के कैसे पहुँचे यहाँ पे? इसमें वही कुछ आपको मेडिटेशन के थ्रू, कुछ आपको अपनी, अगर आप मुड़ के अपनी ज़िंदगी को देखें कि क्या चीज़ें आपको खुशी दे रही हैं, उसमें मैं ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करता था। ट्रैवलिंग के दौरान ये व्यूअर्स इनकी कुछ खिंची हुई तस्वीरें भी आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं इस गुफ्तगू के दौरान। जी, तो ट्रैवलिंग के दौरान मुझे लगा कि मेरा रुझान किस तरफ है, कौन सी चीज़ है जो मुझे अट्रैक्ट करती है, मुझे खुशी देती है। नेचर के अपने आप को बहुत करीब महसूस करते हो, ऐसा क्या है? क्योंकि देखे ना, ये बड़ा पेशेंस का काम है। जी जी बिल्कुल। फैशन फोटोग्राफी में फौरन तस्वीर ले ली, ज़्यादा सनराइज सनसेट को पकड़ा नहीं, मैं वैसे एक बात कर रही हूँ, ये तो दिनों महीनों का काम है, कभी कभी महीनों लग जाते हैं राइट पिक्चर लेने के लिए। जी जी, वो लास्ट आपके साथ जो एक इंटरव्यू हुआ था जिसमें आप एक तस्वीर आपने कहा, मैंने बताया कि ये इस किताब के लिए मैं कुछ 4 साल काम करता रहा हूँ, बर्ड्स ऑफ सियालकोट। तो इसलिए अभी जो तस्वीर वायरल हुई है उसके लिए भी मुझे तकरीबन कोई 1.5 साल का मेरा होमवर्क है। एक सेकंड, वो तस्वीर पहले दिखा देते। जी जी प्लीज। जी वो तस्वीर मैं दिखाना चाहूँगी। अच्छा ये क्या है? लगता है कि जैसे एवी ना आपने डिजिटल बनाई हुई है, बट इट्स बाय द वे व्यूअर्स 100% ऑथेंटिक, दिस इज नॉट अ रीटच्ड व्हाटएवर तस्वीर, और ये पाकिस्तान है। जी ये है क्या, समझाएं मुझे प्लीज़। ये मैं काम कर रहा हूँ इस वक्त, मेरी नई जो किताब है वो मैमल्स पे है, जो भी बाकी बच गए हैं पाकिस्तान में कुछ जानवर, उनके ऊपर है। तो उसके लिए स्नो लेपर्ड जो है ना, मुझे लगता है उन सब जानवरों में मैमल्स में सबसे टफ़ है, क्योंकि ये हाई माउंटेन्स में होता है, इसकी टेरेन बहुत टफ़ है। उसके बाद ये शाये है, इंसानों के बहुत कम इसकी साइटिंग होती है। तो इसके लिए मैं कुछ 1.5 साल से काम कर रहा था। इस 1.5 साल में मुझे को 5-6 लेपर्ड मिले भी। उसमें ये लास्ट में अभी जो कितने को मिले? 6। नहीं क्या मतलब मिले?
मिले जी, मैं बकायदा जी 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 मैं बकायदा बड़े काटे क्या मतलब जी मैं इसी तरह मैं बकायदा मुलाकात करता हूँ। 5-6 आपने इन पर्सन देखे हैं? जी जी बिल्कुल 6 मैंने देखे। अभी तक जो है ना वो मुझे उनकी साइटिंग हुई है। उसमें जो लास्ट हुई है ये मुझे अपने हंट के साथ मिला, जो तस्वीर आप देख रही हैं, जो आप हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं। तो इसके लिए मैं कोई 1 महीने के लिए गया था। और तो ये साथ कौन सा जानवर है? ये आईबैक्स है। ये आईबैक्स को हंट करता है। ये एक फूड चेन अल्लाह ताला ने जो बनाई हुई है उसमें वो उसके थ्रू इसकी जो है जी, तो ये अपने हंट के साथ है। तो अभी वो उसने ताज़ा उसको शिकार दिया था। 1.5 साल का मतलब क्या है, मैं ये अंडरस्टैंड करना। 1.5 साल आप वहीं पे रहे? 1.5 साल का मतलब ये होता है कि इसके कोई भी जानवर है ना, तो उसको कैप्चर करने के लिए ना एक महसूस मौसम जो बेस्ट होता है। जैसे परिंदे जानवर हैं, उनके लिए सबसे जो बेस्ट मौसम होता है जब वो आपस में जोड़े बनते हैं। ये देखें व्यूअर्स, हम वीडियो भी आपके साथ शेयर करें कि इन कंडीशंस में, और ये नहीं है कि गए तस्वीर खींची और निकल आए, मतलब घंटों दिनों कैंप लगा के बैठे रहो वहाँ पे। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। वहाँ पे अभी जो है ना बताया ना कि कुछ खास मौसम होता है, उसमें फिर उसके वो साइटिंग का भी होता है। जैसे मैं लास्ट टाइम गया तो 1 महीने के लिए मैं वहाँ पे बैठा, तो महीने के अंदर मुझे 1 दफ़ा मिला। तो वो भी ये होता है कि आपको बहुत दूर है, कोई अच्छी तस्वीर नहीं मिल पाई, लाइट अच्छी नहीं थी, तो फिर आपको दोबारा कोशिश करनी पड़ती है। जब एक आप मैमल्स पे फोकस करते हैं तो फिर आप वो पूरा जो आपने वक्त उसके लिए जो वक्फ किया होता है ना, फिर उसको आप काउंट करते हैं कि ये 1.5 साल मैंने इसके लिए काम किया। ठीक है। तो उस तरह उसमें मुख्तलिफ मेरे विज़िट हैं, उस कहीं 10 दिन के लिए गया, महीने के लिए गया। तो उसमें फिर ये जो है ना, इसलिए मैं इसको करता हूँ कि जी 1.5 साल मुझे लगा, या 1.5 साल से मैं ये कोशिश कर रहा हूँ। तो ये एक इंटेंशनल तस्वीर थी। अच्छा, अक्सर ऐसे लगता है कि जब तस्वीरें हम वाइल्ड लाइफ की देखते हैं कि ये कुछ एकदम से कोई ऐसा आया या कुछ देखा और उसकी तस्वीर खींच ली, ये ऐसे नहीं होता। ये एक प्री प्लान्ड होता है कि अभी मैंने इस मखसूस जानवर या इस मखसूस परिंदे की तस्वीर खींचनी है, और फिर आप वहाँ पे जाके अपने आप को प्लेस कर देते हैं। जी बिल्कुल 100% ऐसे होता है। मुझे नहीं लगता कि अगर आप फोटोग्राफी को जो लोग भी अंडरस्टैंड करते हैं, थोड़ी सी भी अंडरस्टैंड, वो ये समझें कि जी आप जाते हैं और जो मिल गया आप क्लिक करते हैं। बाकायदा इसके लिए एक प्लानिंग होती है, सारे लोग प्लान करते हैं, इवन फैशन फोटोग्राफर। बट कभी ऐसा हुआ है कि आप गए हैं, तस्वीर आपने कोई खींचनी है, मिला आपको कुछ और गया, उससे भी ज्यादा होता है? हम समझते हैं कि ये कुदरत की तरफ से कुछ इनाम मिलता है, कुछ वही तो कह रही हूँ, कभी इस तरह का इनाम मिला? जी बिल्कुल। अभी जैसे मैं स्नो लेपर्ड की तस्वीर कुछ और तरह से खींचना चाहता था, ये उसको एक आर्टिस्टिकली मैं उसको दिखाना चाहता था, गोस्ट ऑफ हिमालयन या गोस्ट ऑफ माउंटेन्स जिसको बोलते हैं। तो लेकिन ये कि मुझे उसमें इनाम ये मिला कि अपने हंट के साथ मिल गया, और उसके दौरान स्नोफॉल भी हो रही है, तो बड़ा एक अच्छा आपको बैकग्राउंड भी मिल गया, पूरा एक बना बनाया स्टेज मिल गया, तो उसमें एक तस्वीर अच्छी मिल गई। तो ये कुदरत की तरफ से इनामात होते हैं। अच्छा, क्योंकि जब आपने अपनी बर्ड्स ऑफ सियालकोट वाली भी की पूरी सीरीज, राइट, और ये सबसे मुश्किल कंडीशंस जिसमें आपने काम किया? सबसे मुश्किल तो यही माउंटेन्स के लिए, जब मैं ब्राउन बेयर के लिए काम कर रहा था, वो एक ब्राउन बेयर के लिए, जी ब्राउन बेयर के लिए मैं उसकी एक डॉक्यूमेंट्री, जो पाकिस्तान में पहली डॉक्यूमेंट्री बनी थी हिमालयन ब्राउन बेयर पे, वो मैंने शूट की थी। उसको 2015 में फ्रांस में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड भी मिल चुका है। तो वो भी एक बड़ी टफ टेरेन थी। देवसई एक हाइट पे है, वहाँ पे ऑक्सीजन का मसला है, वो वहाँ पे रहना, वहाँ पे काम करना बहुत मुश्किल है, स्नो लेपर्ड बहुत मुश्किल है। तो इस तरह जो है ना, ये सारी चीज़ें जो है ना, वो जो जिनकी लोकेलिटी जो है ना वो ऐसी है कि जहाँ पे आपको बहुत हाइट पे जाना पड़ता है, या बहुत सख्त मौसमों का सामना करना पड़ता है। जैसे अभी मैं स्नो लेपर्ड के लिए काम कर रहा था, तो वहाँ पे तकरीबन -30-35 था, तो उसमें सर्वाइव करना ही जो है ना बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, ये बताइए कि अगर मैं कुछ तस्वीरें दिखाऊं, हम उन पे बात कर सकते हैं प्लीज़? जी बिल्कुल, आई वांट टू टॉक अबाउट, क्योंकि देखिए ना, तस्वीर तो इन इटसेल्फ एक पैगाम देती है, लेकिन फोटोग्राफर के जहन में क्या था, वो मोमेंट क्या था, वो बड़ा एक यूनिक एक्सपीरियंस होता है। तो आइए देखते हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है जी। ये मेरी पंजाब के ऊपर एक किताब, मैं उस पर भी काम कर रहा हूँ। मुख्तलिफ किताबें, कोई चीज़ है जिस पे आप नहीं काम कर रहे? पूरी दुनिया आपने, पूरा पाकिस्तान आपने कवर कर लेना, उसके जानवर, उसके इंसान, उसके चरिंद परिंद, सारा कुछ? नहीं, वो काफ़ी स्पेस बहुत है हमारे पाकिस्तान पे। काम आप समझें कि अगर हर साल 10 किताबें भी बने तो वो काम अभी बहुत होना बाकी है। अच्छा, तो ये वाली जो पिक्चर हमने अभी दिखाई है, जी, ये मैं पंजाब पे मैं एक किताब पे काम कर रहा था, तो उस दौरान मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि अब पाकिस्तान का सिर्फ क्योंकि
हमारे दूसरा आपको मीडिया, आपको पता होगा जितना भी है इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया, वो तकरीबन एक तकरार सी करता है बुरी चीज़ों की, कि जी कुछ जो बुरे काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे, वट एवर। पॉजिटिव इमेज भी दिखाई पॉजिटिव इमेज बहुत कम दिखाते हैं। तो मेरे जहन में था कि मैं पाकिस्तान को किसी भी तरह से दिखाऊं तो उसमें एक पॉजिटिविटी हो। बिल्कुल। तो मैं एक तस्वीर मुझे चाहिए थी, एक किसान है जो ये ख़त्म हो रहे हैं ये बैलों के साथ खेती बाड़ी करना, तो उसमें मैं तलाश में था। इसके लिए भी मुझे बहुत वक्त लगा कि एक ऐसा किसान ढूंढूं जो सेहतमंद लगे देखने में, वो ऐसा ना लगे कि गरीब या बीमार लगे, उसके बैल भी खूबसूरत हों और वो एक अच्छी लैंडस्केप में हो। एग्रीकल्चर को प्रमोट करने का एक बड़ा खूबसूरत तरीका है। हमारा कल्चर भी है ना, उसको हमने अपने आने वाले बच्चों हम के है लिए ये एग्रीकल्चरल नेशन, और अगर हम लोगों को इनकरेज नहीं करेंगे और ये नहीं दिखाएंगे कि ये एक खुशहाली का तरीका है अर्निंग का, तो कैसे आगे चलेगा सिलसिला? हर बंदा तो शहर में आके नहीं बैठ सकता। जी बिल्कुल ऐसी। अच्छा, तो एक ग्लैमराइज करना है तो फिर इन चीज़ों को ग्लैमराइज करें। अच्छा, ये बड़ी खूबसूरत तस्वीर है जी। ये मैं उसमें अफ्रीका में काम कर रहा था, तो अफ्रीका में अगर आपको कोई स्पॉट बॉय या कैमरे उठाने के लिए बंदा चाहिए तो आप मुझे लेके जा सकते हैं। आपकी बहन हाजिर है। लोग कहते हैं भाई अब आपकी बहन हाजिर है। जी जरूर। मैं आपके कैमरे का बैग लेके घुमा करूंगी पीछे पीछे, मुझे साथ अब पूरी दुनिया घुमाए आप माशाल्लाह। जी तो अफ्रीका में काम कर रहे थे। ये वहाँ की तस्वीर है। वहाँ पे ये 4 शेर थे जो 4 भाई थे, इनको नॉच ब्रदर्स कहा जाता था। तो उसमें से ये 2 जो है ना वो मेरे फ्रेम में आ गए अच्छी कंपोजिशन के साथ। तो मैंने अमेजिंग। अच्छा, नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं जी। ये मैं चीता बेचारा ब्लर हुआ है। नहीं, वो चीता फोकस होगा, वो जरा हमें नहीं मैं कह रही हूँ कि देखें, इट्स वन ऑफ दोस, इट्स ऑलमोस्ट लाइक एन ऑप्टिकल इल्यूजन जी। आपको पहले एक ट्रेन नजर आती है, जरा गौर से देखो तो ओए। इसमें मैं अब मेरी किताब में भी जो मैमल्स वाली है उसमें जो एक थीम चल रहा होगा ना, उसमें ये कि हमारे यहाँ पे जैसे पाकिस्तान जब बना था ना तो तकरीबन 33% पे जंगल था, इस वक्त 3% पे है। तो मैं एक रिलेशन बताना चाह रहा हूँ अपनी तस्वीरों के थ्रू सब ऑडियंस को, सब लोगों को, कि जंगलात का और जानवरों का आपस में क्या रिश्ता है। तो उसमें मैं फिर वो मुख्तलिफ तस्वीरों में दरख्त भी होंगे, कोई ना कोई ऐसा जो कुदरती जो है ना वो ऐसी चीज़ होगी जिसके बचाने की तरफ हमें जाना चाहिए। ठीक है। जैसे जंगलात हैं, डिफॉरेस्टेशन इतनी तेज़ी से हो रही है कि ये 3% जंगल भी मुझे लगता है कि बहुत जल्द ख़त्म हो जाएंगे। Which is very sad. नेक्स्ट पिक्चर की तरफ आते हैं। Oh, I love जिराफ। जिराफे इतने प्यारे होते हैं जी। ये भी कीनिया की वो अफ्रीका की तस्वीर है। वहाँ इसीलिए सेहतमंद लग रहे हैं जी बिल्कुल। यहाँ पे हम लेके आए हुए होते तो बेचारे अभी तक काफी कांगड़ी होते। जी बिल्कुल। वो एक्चुअली वो जो अब ये देखिए व्यूअर्स, एक्चुअली जिराफ को देखिए, उसकी नेक कितनी वो मतलब नॉर्मली जो हम जू वगैरह में देखते हैं वो इतने हेल्दी और इतने खूबसूरत नहीं नजर आ रहे होते। जी बिल्कुल माशाल्लाह। ओके, नेक्स्ट पिक्चर। व्यूअर्स देखिए, नेचर इतना खूबसूरत है लेकिन उससे दिल की कनेक्शन जब तक हम नहीं करेंगे तब तक ऐसा काम नहीं निकल सकता। नहीं हो सकता ये। चल एक और। हर मैं सदके जाऊँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? क्यूट। ये भी अफ्रीका की तस्वीर है। एक फॉक्स है जो एक चीते ने एक शिकार किया था तो उसमें से अपना हिस्सा लेने के लिए मुंतज़िर है कि तुम खा लो। हाँ, तो फिर मेरी बारी ये है। एक पूरी फूड चेन होती है ना। जैसे हम स्नो लेपर्ड पे मैं काम कर रहा था ना, तो वो उसका जो हंट है उसके पीछे अब वुल्फ भी आएगा, उसके पीछे फॉक्स भी आएगी, फिर लैमर गायर आएगा जो वहाँ पे एक बर्ड है, वल्चर्स भी आएंगे। हाँ, तो वल्चर्स आएंगे। तो ये पूरी एक फूड चेन है। बिल्कुल तो जी। और नेचर की जब हम इस फूड चेन को व्यूअर्स डिस्टर्ब करते हैं तब फिर ग्लोबल वार्मिंग एंड फ्लडिंग और ये सारे मसाइल आते हैं। हम जो कुदरती आफात को एक बहुत बड़ा वो समझ लेते हैं, एक्चुअली ये काफ़ी हद तक सेल्फ क्रिएटेड होती हैं, काफ़ी हद तक। जी बिल्कुल। ये अभी जैसे हम ब्रेक में हम बात कर रहे थे कि इसमें हमारा क्या कसूर है। इसमें जो लाहौर में हम इस वक्त हैं, हमने यहाँ पे जितने लोकल ट्रीज़ हैं वो काट दिए हुए हैं। हम इम्पोर्टेड ट्रीज़ लगा रहे हैं, लस्टोनिया लगा रहे हैं, कोनोकार्प्स लगा रहे हैं। तो ये जो यहाँ पे स्मोक बनी है या जो यहाँ पे एयर क्वालिटी सबसे पुअर है दुनिया में, तो उसके ज़िम्मेदार हम हैं। अब इस वक्त शजरकारी का बेस्ट सीज़न होता है साल में, मौसम बहार है, मौसम बहार चल रहा है। तो इसमें हम क्यों ना कोशिश करें कि हम मकामी दरख्त जो लोकल ट्रीज़ हैं वो लगाएं। बिल्कुल। बाहर से उठा के पाम ट्रीज लेके आते हैं ना, हमारा टेम्परेचर है ना हमारा खैर ये एक और कहानी है, इसमें हम बाद में दोनों भाई बहन पिटेंगे। अभी नेक्स्ट पिक्चर की तरफ बढ़ते हैं। हाय मैं सदके जाऊं, हाथी और उसका साथी। जी बिल्कुल। ये भी वहीं पे अफ्रीका में मैं काम कर रहा था तो उस दौरान। आप अफ्रीका ही चले जाएं।
जी जी हर तस्वीर आप अफ्रीका की दिखाते हैं, हम कह नहीं, मुझे भी वो भाई आपने आपने लेके selection- जाने गए भी अफ्रीका। अच्छा चले अगली कोई तस्वीर दिखाए जी, जिसमें आपने सिलेक्शन ऐसी की है, नहीं वो अब हाथी मेरा साथ, ये भी अफ्रीका की ये है। वैसे पाकिस्तान में ली जा सकती थी। नहीं ये इस वाला किस्म की ये लीजा। स्पीशीज जो है ना, ये नहीं, इस तरह का मैं काम कर रहा हूँ। जैसे मेरी जो मारहोर जो है ना, उस पर मैं काम कर रहा हूँ, और जो भी मैमल्स हैं हमारे यहाँ पे बच के, उस पर मैं काम कर रहा हूँ। तो वो इंशाल्लाह जल्द आप अगले प्रोग्राम में हम उन तस्वीरों के साथ आएंगे। लो जी, मेरा अगला सवाल ही खा गए ना खुद ही। ये मैंने पूछना था व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट। अच्छा ये तो बताया ना कामरान, व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट, व्हाट न्यू शाकार शुड वी एक्सपेक्ट? उसमें एक लेपर्ड वाली वीडियो हो गई तस्वीर वायरल बहुत ज्यादा, बाय द वे सिर्फ फोटोग्राफी के सर्कल्स में नहीं, जनरली सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुई। जी, इस वक्त जो है ना वो मैमल्स पे जो काम कर रहा हूँ, उसके लिए मुझे लगता है अभी भी 5-10 साल मुझे लग सकते हैं, क्योंकि अलग अलग टेरेन में हैं, वो टफ़ हैं। एक साल में जो ज़्यादातर काम करने का या उनके करीब आने का मौसम होता है वो विंटर होता है। बिल्कुल। तो विंटर में आप फोकस करके 1 या 2 मैमल पे काम करते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 मैमल्स पे काम कर लेंगे। तो ये यहाँ पे अभी नंबर्स हैं काफ़ी मैमल्स के जिन पे काम करना है, तो अभी 5-10 साल लगेंगे ये किताब पूरी होने में। एक तो ये कर रहा हूँ, दूसरा मैं पंजाब पे मेरी एक किताब मैं काम कर रहा हूँ। उसके बाद एक पूरे पाकिस्तान पे हम एक किताब पे काम कर रहे हैं, जिसमें हमें हमारा अभी बलूचिस्तान रह गया और सिंध के कुछ एरियाज़ रह गए। तो पंजाब और केपी और ये तकरीबन गिलगित बल्तिस्तान हमने तकरीबन कर लिया। अभी गिलगित बल्तिस्तान पे जो मेरी आखिरी 2 किताबें वो उसी पे है ना, कश्मीर, गिलगित और बल्तिस्तान पे। बिल्कुल। सो लॉट्स ऑफ एक्साइटिंग न्यू थिंग्स। मतलब एक वक्त पे एक काम नहीं है लड़का कर सकता, लेकिन चलो ठीक है, इसीलिए हमारी रिश्तेदारी है दिल ही दिल की, इसीलिए हम भाई बहन हैं, क्योंकि हम दोनों टिक के बैठ नहीं सकते। बट खैर वो कुछ अच्छा काम करते हैं, मैं एमी ऊट पटांग चीज़ों में इन्वॉल्व रहती हूँ। अच्छा एक बड़ी क्यूट सी तस्वीर है, हम वो देखना चाहेंगे। जी जी ज़रूर। स्वीट 2-3 मेरे कजन्स की इससे तस्वीर मिलती है। अच्छा ये बताइए, नहीं मैंने शुक्र का कि डायरेक्ट रिश्तेदार का नहीं कहा, कजन्स पे बात छोड़ दी। अच्छा ये भाई साहब कौन है? ये भाई साहब है या बहन है? ये नहीं, एक मेल है। आपको वो बकायदा उसके अंदाज से पता चल जाएगा। एक्सक्यूज मी, आप कह रहे हैं औरतें डाडी नहीं हो सकती? ये इसके साथ मेरी एक दूसरी ये तस्वीर मेरी एक खाला कहने लगी हूँ, लेकिन हाँ अब खालाएं ज़्यादा है इसलिए कौन सी है उसका नहीं पता चलेगा, लेकिन एक खाला से भी शक्ल एक्सप्रेशन वो जो गुस्से वाली नहीं होती। जी जी। तो ये एक मेल की तस्वीर है। इसके साथ एक दूसरी मेरी तस्वीर जो नेशनल ज्योग्राफिक में वो सिलेक्ट भी हुई थी उसके वॉलपेपर्स में। उसमें एक माँ है जो अपने 2 बच्चे बचा रही है बर्फ़ के अंदर ना, इसी बर्फ़बारी में। और ये उनका बाप था जो बिल्कुल अलहदा बैठ के कह रहा था तुम्हारी जिम्मेदारी इसको संभालो। तो ये मेल ही है, ये पक्का मेल है। जी जी, ये मेल है। और ये वाली तस्वीर नहीं लगी ना, इसी वजह से नहीं लगी जी, शदीद मिसोजिनिस्टिक, बिल्कुल ऐसे ही मिसोजिनिस्टिक मंकी था ये। जी बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा चलो, थैंक यू सो मच कामरान भाई, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। एंड अरसे बाद आपसे मुलाकात होती है, लेकिन मेरे ख्याल से हमें ज़रा करीब इनसे मुलाकात रखनी पड़ेगी, क्योंकि इतना कुछ कर जाते हैं कि वो सारी चीज़ें कवर करते शायद हम बूढ़े हो जाएंगे, लेकिन आपका काम नहीं कवर हो पाएगा। बट गॉड ब्लेस यू। उसमें ये जुगन एक मैसेज भी है, जैसे सारा हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया ज़्यादातर बुरी चीज़ों की तकरार कर रहा है, तो हमें अच्छी चीज़ों की भी तकरार करनी चाहिए। हर प्लेटफॉर्म पे, हर जगह पे हमें कोशिश करनी चाहिए। जैसे अभी ये जिस दिन में हम बैठे हुए हैं, इसमें स्पेशली उनका इस दफ़ा का फोकस है कि ये जो जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ना हम स्कूल की सतह पे जाएं, सब छोटे स्कूल्स में जाएं, कॉलेजेस में जाएं, यूनिवर्सिटीज़ में, हम इन बच्चों को ये एहसास दिला सकें कि इनके बगैर हम मुकम्मल नहीं है। लेकिन अगर आप वैसे ओवरऑल देखें तो जानवरों को हमारी ज़रूरत नहीं है, इंसान के बगैर ये पूरा जो इकोसिस्टम या जो दुनिया है ना, ये मुकम्मल है, चल सकता है, लेकिन हम इनके बगैर नहीं चल सकते। ये इम्पोर्टेंस हमें अपने बच्चों को और हमें हर जगह पे, हर प्लेटफॉर्म पे ज़रूर बतानी चाहिए। थैंक यू सो मच कामरान सलीम, इट्स अ प्लेजर एंड एन ऑनर हैविंग यू ऑन द प्रोग्राम। शुक्रिया जुगल। और व्यूज़ फोटोग्राफी के वर्ल्ड के और स्पेशली वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के वर्ल्ड के बहुत बड़े हमारे सेलिब्रिटी और सुपरस्टार हैं। अल्लाह ताला आपको मज़ीद और कामयाबी दे। लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल ऑफ योर फ्यूचर बुक्स एज वेल। बेस्ट ऑफ लक। और व्यूअर्स यहाँ पे हम अपने शो को क्लोज़ करेंगे, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और स्पेशली कामरान साहब जैसे लोग और जैसे हमारे साथ जो 2 डॉक्टर्स थे उनसे भी हमने बात की, ये सारे लोग जो है अपने एंड पे एक पॉजिटिव काम कर रहे हैं पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज क्रिएट करने के लिए, और दुनिया में इंसानों के लिए, स्पेसिफिकली किसी मुल्क के इंसान के लिए, इंसानों के लिए आसानियाँ पैदा करना चाहते हैं। तो हमें भी ज़िंदगी में ऐसे पॉजिटिव गोल्स रखने चाहिए। खुदा हाफिज़।